बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुबह बखैर। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। मैं हूँ ज़ैर मलिक और मेरे साथ मौजूद हैं हमेशा की तरह नजफ राजा। हमें यकीन है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। हमेशा की तरह आपके लिए सुबह को खूबसूरत और मज़ीद खुशगवार बनाने के लिए एक इंटरेस्टिंग शो के साथ हम हाजिर हैं, जिसमें आज हम बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप की, जिन्होंने अमेरिका के 47 प्रेसिडेंट का हल्फ उठाते हुए सबसे पहले अमेरिका का नारा बुलंद कर दिया। आज के प्रोग्राम में आपके लिए हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स, बात करेंगे कुछ अहम सोशल इश्यूज पर और ये भी जानेंगे कि मुख्तलिफ सितारों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद के लिए ये हफ्ता कैसा रहने वाला है। इसके अलावा प्रोग्राम में आपके लिए बहुत कुछ है जो यकीनन आपको बहुत पसंद आएगा। आप भी हमारे प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। सोशल मीडिया पर मौजूद हमारे पेजेस को लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। इसके अलावा कमेंट सेक्शन पर जाके अपने दिल की बात हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। तो आप देख लें आपने इनमें से क्या करना है। हम तो प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं और जानते हैं मुल्क भर में मौसम की सूरत हाल, जो कि हमें बताती है नजफ। क्या अपडेट्स हैं आज के मौसम? तो आइए चलते हैं। मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर बरकरार है। बालाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला वक्फे से जारी है। आइंदा 24 घंटों के दौरान मजीद बारिश और बर्फबारी की पेशगोई की गई है। पंजाब और सिंध के मैदानी इलाके शदीद धुंध की लपेट में रहेंगे, जबकि बलूचिस्तान की यकबस्ता हवाओं से कराची में 24 जनवरी से सर्दी बढ़ने का इम्कान है। मुख्तलिफ शहरों में मौसम की क्या सूरत हाल है, आइए जानते हैं। सबसे पहले जिक्र करते हैं गिलगित बल्तिस्तान का, जहां मौसम शदीद सर्द मतला अबर आलूद रहेगा। गिलगित में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। शहर में दर्जा हरारत कम से कम -1 और ज्यादा से ज्यादा 12 डिग्री रहने का इम्कान है। स्कर्दू की बात करते हैं। स्कर्दू में कम से कम टेम्परेचर -5 और ज्यादा से ज्यादा 8 डिग्री रहने की तवक्को है। मौसम का हाल बताने वालों ने आइंदा 24 घंटों के दौरान गिलगित बल्तिस्तान में बारिश और बर्फबारी की पेशगोई की है। अब रुख करते हैं आज़ाद कश्मीर की तरफ, जहां बाग, रावलाकोट, वादी नीलम समेत दीगर इलाकों में बर्फबारी और बारिश हुई। मुजफ्फराबाद में भी बादल बरसे। शहर का कम से कम टेम्परेचर 3 और ज्यादा से ज्यादा 16 डिग्री रहने का इम्कान है। श्रीनगर की बात करते हैं, वहां पर कम से कम पारा -3 और ज्यादा से ज्यादा 9 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान आज़ाद कश्मीर में बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। सयाहों और मकामी आबादी को मोहतात रहने की हिदायत की गई है। और अब आगे बढ़ते हैं, नजर डालते हैं खैबर पख्तूनख्वा के मौसम पर, जहां बालाकोट, मानसहरा, नारान, शुगरान, तीरावेली, टांग समेत दीगर इलाकों में बर्फबारी और बारिश हुई। पेशावर में दर्जा हरारत कम से कम 6 और ज्यादा से ज्यादा 18 डिग्री रहने का इम्कान है। सवात की तरफ चलते हैं, जिसको पाकिस्तान का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। वहां पर कम से कम टेम्परेचर -2 और ज्यादा से ज्यादा 10 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान चित्राल, सवात, मानसहरा, एबटाबाद समेत दीगर इलाकों में बारिश और बर्फबारी हो सकती है। और अब जिक्र करते हैं पंजाब का। मरी और गिलियात में बारिश के बाद पंजाब में ठंडी हवाओं का राज है। बात करते हैं लाहौर के दर्जा हरारत की, वहां पर कम से कम टेम्परेचर 7 और ज्यादा से ज्यादा 23 डिग्री रहने का इम्कान है। इस्लामाबाद की तरफ बढ़ते हैं, वहां पर बूंदाबांदी के बाद शहर का कम से कम टेम्परेचर 4 और ज्यादा से ज्यादा 19 डिग्री रहने की तवक्को है। मुल्तान में बताते हैं आपको कम से कम पारा 6 और ज्यादा से ज्यादा 22 डिग्री रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान पंजाब के बेशतर इलाकों में धुंध छाए रहने की पेशगोई की है, जबकि मरी और गिलियात में बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। और अब रुख करते हैं सुबह बलूचिस्तान की तरफ, जहां चमन पशीन ज़ियारत समेत दीगर इलाकों में बर्फबारी हुई। कोयटा में भी बारिश हुई और वहां पर दर्जा हरारत कम से कम 1 और ज्यादा से ज्यादा 9 डिग्री रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान कोयटा, ज़ियारत, चमन पशीन समेत दीगर इलाकों में बारिश और बर्फबारी मुतवक्के है। और आखिर में हमेशा की तरह जिक्र करते हैं सुबह सिंध के मौसम का, जहां बेशतर अजला में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। कराची में दर्जा हरारत कम से कम 11
और ज़्यादा से ज़्यादा 28 डिग्री रहने का इम्कान है। हैदराबाद की तरफ चलते हैं, वहाँ पर कम से कम पारा 12 और ज़्यादा से ज़्यादा 25 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान सिंध के बालाई इलाके धुंध की लपेट में रहेंगे। तो नाज़रीन, मौसम की मज़ीद सूरत हाल से मुतालिक आपको आगाह करने के लिए एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं, चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज साहब। सरदार साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। सर, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि मैदानी इलाकों में हम देख रहे हैं कि सर्दी में किसी हद तक कमी आई है, सूरज पूरी आबोताब के साथ चमक रहा है, तो क्या सर्दी वापस आने के इम्कानात हैं मैदानी इलाकों में दोबारा से? बहुत शुक्रिया जी, बिल्कुल इम्कान है। अभी तो आपको पता है जनवरी के 10 दिन बाकी हैं और इसी तरह फरवरी के मिड तक भी चलती है सर्दी। बेसिकली जो ये बलूचिस्तान में जैसे जिक्र करवाया उनसे कि जी बर्फबारी भी हो रही है, बारिश भी हो रही है और इस तरह से ऊपर सवात और केपी के दूसरे इलाकों में बारिश भी कहीं कहीं हो जाएगी, हल्की फुल्की बर्फबारी भी हुई है और आगे भी चलेगी। ये कल तक है ये सिस्टम, बलूचिस्तान पे तो आज तक है लेकिन नॉर्दर्न एरिया कल तक है। तो बेसिकली जब वेस्टर्ली वेव प्रिवेल कर रही होती है उसके ऊपर तो ठंड थोड़ी सी कम हो जाती है, इसलिए कि कोल्ड एयर को रिप्लेस कर देती है वेस्टर्ली वेव, कोल्ड एयर पीछे हो जाती है, रिसीड हो जाती है। लेकिन ये सिस्टम जब निकल जाएगा यानी 23 के बाद दोबारा सर्दी की लहर आएगी और खासी शिद्दत की लहर होगी, यानी उसमें दोबारा बिल्कुल ठीक। सरदार साहब, अब कराची में मौसम की क्या सूरत हाल है, उस हवाले से जरा हमें आगाह कीजिएगा। मजीद बारिशों का इम्कान है? नहीं, कराची में तो कोई बारिश का इम्कान नहीं है और कराची में भी टेम्परेचर थोड़े से बढ़ गए हैं। यानी पिछले दिनों तो टेम्परेचर तक 8 समथिंग पे आया था, 8 इस तरह से। तो अब तो 12-13 इस रेंज में। बिल्कुल सही, खुश्क सर्दी पड़ रही है और इन्फ्लुएंजा के जो है ना वहाँ पर वार भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। सरदार साहब, ये भी बताइएगा शुमाली इलाका जात में जो बर्फबारी का सिलसिला है वो कब तक जारी रहेगा और क्या इजाफा हो सकता है उसमें? जी, ये जो करंट वेव चल रही है ये कल तक है। उसमें जाहिर है कि जो आपके केपी के इलाके हैं, वादी सवात हो गया, ऊपर चतराल भी, उन तमाम इलाकों में और एक्सपार्टा रीजन जो है पाकिस्तान के साथ तमाम एरियाज में अच्छी बर्फबारी और अच्छी बारिश मुतवक्की है। और इस तरह से गिलगित, अस्तोर, स्कर्दू वगैरह की तरफ भी बारिश है, हल्की फुल्की और बर्फबारी का भी इम्कान है। और मरी गलियात साइड पे भी बारिश और बर्फबारी दोनों का इम्कान है। कल शाम या कल रात तक ये सिलसिला चलेगा एटलीस्ट। बिल्कुल ठीक है सरदार साहब, उसके अलावा ये भी बताइएगा, ख़ास तौर पर अगर हम देखें तो लाहौर में बड़ी खुश्क सर्दी पड़ रही है, तो बारिशों का कब तक सिलसिला शुरू हो सकता है? देखिए, इस स्पेल के नतीजे में तो लाहौर में कोई बारिश नहीं है। इस्लामाबाद या उससे ऊपर ऊपर का जो खतरनाक है और सबसे ज्यादा जो हो सकता है कुछ झेलम वेलम साइड पे कुछ ना कुछ हो जाए। नीचे लाहौर और सेंट्रल पंजाब आपका, साउथ पंजाब, इधर बारिश नहीं है, कोई बारिश नहीं है फिलहाल। और बलूचिस्तान से भी आज निकल जाएगा। तो अगला जो स्पेल होगा इस महीने के आखिर में मुतवक्की है 29 या 30 जनवरी को। तो होपफुली कि उस स्पेल के नतीजे में लाहौर में कुछ ना कुछ बारिश का इम्कान होगा फिर। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का सरदार सरफराज साहब। आपने हमें तफसीलन बताया कि किन इलाकों में जो बारिशें हैं और कहाँ पर जो खुश्क सर्दी का सिलसिला है वो यूं ही जारी और सारी रहेगा। खैर, प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और एक दिलचस्प खबर आपके साथ शेयर करते हैं। खबर है जनाब क्रिप्टो करेंसी के हवाले से, और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बाद उनकी अहलिया मेलानिया ट्रंप ने भी अपनी क्रिप्टो करेंसी मुतारिफ करा दी है। ये करेंसी एक ख़ास नौयत की मीम कॉइन है जो इस वक्त क्रिप्टो करेंसी मार्केट में धूम मचाने वाली, और इसे खास तौर पर सोलाना ब्लॉकचेन पर बनाया गया है। इसके साथ साथ आपको बताते हैं, मारूफ वेबसाइट कॉइन मार्केट कैप के मुताबिक ट्रंप की मीम कॉइन की कुल मार्केट की कीमत तकरीबन 12 अरब डॉलर्स है, जिसके बाद मिलानिया की मीम कॉइन 1.7 बिलियन डॉलर्स के करीब है। ये करेंसी सोलाना चेन में चलती है ज़्यादा बेहतर, और जो कि एक तेज़ तरीन ब्लॉकचेन है और मीम करेंसी के हवाले से ये भी मशहूर है। ताहम क्रिप्टो करेंसी की नौयत को देखते हुए इसकी कीमतों में उतार चढ़ाव का भी मामूल हो सकता है, लेकिन मेलानिया ट्रंप के इस कदम ने क्रिप्टो करेंसी को मज़ीद मकबूल बना दिया है। दूसरी तरफ क्रिप्टो करेंसी प्लेटफॉर्म को कॉइन बेस के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप की फतह के बाद बिटकॉइन रिकॉर्ड बुलंदियों तक पहुंच गया है और इसमें इजाफा भी हो सकता है। इससे पहले हमने देखा था कि डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से अपनी करेंसी लॉन्च की गई। हालांकि इससे पहले वो खासे हिचकिचाते रहे, लेकिन जो उनके दोस्त हैं एलॉन मस्क और फिर शायद उनकी जानिब से
उन्हें कोई सलाह मशवरा दिया गया, उसके बाद उन्होंने अपनी करेंसी लॉन्च की और रातों रात हमने देखा कि उसकी कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ गई और अब मेलानिया ट्रंप भी इस रेस में शामिल हो चुकी हैं। तो जनाब रेस तो जारी हो सारी है। हम प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक टू सुनो पाकिस्तान। नाजरीन, सर्दियों के मौसम में जिल्द के मसाइल में तो इजाफा होता ही है, साथ ही साथ अक्सर लोग बेजान बालों और बालों में खुश्की और सिकरी की वजह से भी शिकायत करते हैं। ऐसा ही सिर्फ खवातीन के साथ नहीं होता बल्कि अक्सर मर्द और ख़ास तौर पे बच्चे भी इन मसाइल का शिकार हो जाते हैं। इन मसाइल की वजूहात की बात करें तो इसकी सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी हमारे तर्ज़े ज़िंदगी और हमारी खुराक पर आयद होती है। पहले ज़माने में ना सिर्फ बाकायदगी से हम देखते थे कि सर में तेल की मालिश की जाती थी, बल्कि जिल्द को तर रखने के लिए भी बहुत से घरेलू टोटके इस्तेमाल में लाए जाते थे। मगर आज की तेज़ रफ्तार ज़िंदगी में अक्सर लोग अपने लिए वक्त ही नहीं निकाल पाते और जब मसाइल बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, यानी आप कह लें कि जब लाइलाज हो जाते हैं, तो तभी वो जनाब डॉक्टर के पास जाते हैं। मगर तब तक कितनी ताखीर हो चुकी होती है कि डॉक्टर्स चाह भी रहा होता है कि वो आपके लिए कुछ करे, लेकिन वो नहीं कर पाते। आज के हेल्थ सेगमेंट में हम जानने की कोशिश करेंगे कि जिल्द को तरोताज़ा बनाने के लिए और रिंकल्स फ्री बनाने के लिए और साथ ही साथ फाइन लाइन्स आपकी ख़त्म हो जाए, हल्के ख़त्म हो जाए, घरेलू टोटकों से आपको हल बताएंगे। और इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं नईमा आपा। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। आपा, सबसे पहले मैं आपसे रीज़न्स जानना चाहूँगी कि रिंकल्स को ख़त्म करने की, बेसिकली ख़त्म तो हम करेंगे लेकिन उसकी वजूहात क्या हैं, क्यों पैदा होती हैं, और इसको फिर ख़त्म करने का फार्मूला भी बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम सबको। फर्स्टली आप लोगों का बहुत शुक्रिया और दूसरा ये कि उन सब का बहुत शुक्रिया जो नेचर पे बात करते हैं, ठीक है। अच्छा, ये सबसे पहले मैं इस बात पे आऊँगी, आपने बहुत अच्छी बात की कि हम कॉज जो है उसके वो जानना चाहेंगे कि इसकी रूट कॉज क्या है, कि होते हैं। जब आप ये समझेंगे तो इंशाल्लाह जिस प्रॉब्लम में भी जब आप रूट कॉज की तरफ जाते हैं तो उस प्रॉब्लम का हल भी निकाल लेते हैं। बिल्कुल ठीक। इसकी सबसे पहले जो वजूहात हैं वो देखिए सर्दी में ज्यादा होती हैं, ठीक है। सर्दी जैसे ही आती है हम पानी का इंटेक छोड़ देते हैं, ठीक। सबसे पहले आप ये कि अपना पानी का इंटेक आपको बढ़ाना चाहिए, क्योंकि आप उसके अंदर कॉफी, हाँ जी, उसके अंदर देखें ना, आप सर्दियों में कॉफी लेते हैं, आप गर्म चाय लेते हैं, गर्म चीजें लेते हैं, जिसकी वजह से कि ड्राइनेस आती है। गर्म पानी से नहाते हैं, ठीक है, गर्म पानी से नहाते हैं, लेकिन साथ में जो हमें अंदर से जो हाइड्रेट करेगी चीज उसको हम छोड़ देते हैं। वो आजकल के मौसम में अगर मैं बात करूं तो ये है कि हम कोई भी फ्रूट इस्तेमाल कर सकते हैं, सस्ते से सस्ता फ्रूट, गाजर है आजकल, किन्नू है, ये सारी चीजें आप अपना अंदर जो है अपना इंटेक जो है वो अच्छा रखेंगे तो इंशाल्लाह आपके पानी, ये फेस पे क्या कहते हैं, रिंकल या बॉडी पे रिंकल या ड्राइनेस, जिस तरह इस तरह हाथ मारते हैं ना लकीर पड़ जाती है, वो नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम 70% पानी से बने हैं। वो एक उम्र होती है 8-18 साल तक की लड़कपन की उम्र, जिसमें परवाह नहीं होती है कि आप बस करते रहते हैं जो मर्जी खाओ पियो। कैसे रिंकल फ्री कैसे कर सकते हैं? रिंकल फ्री कैसे करें? सबसे पहले अपने इंटरनल इश्यूज को देखें, ठीक है, जो आपने बात की है। पानी पिए, ज्यादा से ज्यादा पानी पिए, जितना आप पानी पीते हैं उससे ज्यादा पानी पिए, ठीक है। चाय कॉफी थोड़ी सी कम रखें, हाँ जी, मैं बताती हूँ, क्योंकि ड्राइनेस लेके आती है, एक हद तक ठीक होती है एक चीज, ठीक है। और मौसमी फ्रूट खाएं, उसके अलावा देखें जूस पिए। अगर कोई कुछ नहीं अफोर्ड कर सकता, एटलीस्ट पानी सबके पास है। मैं सबको अपने हर सेगमेंट में बताती हूँ पानी। ये तो आपका इंटरनली हो गया, एक्सटर्नली अब क्या अप्लाई करना है? मैं आपको ऐसे ऐसे छोटे छोटे हैक्स आपके किचन से ही बताऊंगी कि जो आप 2 मिनट में करके इंशाल्लाह 2 मिनट में, ठीक है, मैं क्या बोल रही हूँ, 2 मिनट में करके आप लोग इंशाल्लाह रिंकल फ्री। आपने लगता है हमारे इब्तिदाई में वो सुना है कि तेज रफ्तार जिंदगी में वक्त कम है। तेज रफ्तार जिंदगी में आजकल तेज रफ्तार बहुत है जिंदगी। अच्छा, तेज रफ्तार जिंदगी में वक्त कम है। ये देखिए, ये किचन की चीज, ये सबसे पहले देखिए फटकड़ी, ये हाँ जी एंटी एजिंग का ये बहुत बड़ा सोर्स है। सिंपल एक सॉल्ट आम पंसार की दुकान से मिल जाता है, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो आपको ना मिले। अच्छा, ये है किचन की, ये है जायफल, ठीक हो गया, जायफल है ये। जायफल के अंदर से जो निकलती है, जायफल एक मैंने तोड़ के रखी, इसके अंदर से निकलती है एक इसकी छालिया, इसको छालिया बोलते हैं, ठीक है। ये मैं बताती हूँ मिनटों में, देखना आपका कैसा ये हल निकालेगी, ठीक है। इसको हमने करना है इस तरीके से उल्टा, कोई भी आपके पास पत्थर हो, इधर ही करेंगे हम आप लोगों के सामने। इसके ऊपर हमने रोज वाटर का स्प्रे किया, ठीक है, सही हो गया, ये रोज वाटर हो गया। इसके ऊपर हमने अब ये जायफल जो छालिया हमारी, इसका जो बीज है, इसको हम इस तरीके से घसाएंगे, अगर कोई दिखा सके तो रगड़ लेंगे इसको इसके ऊपर, बिल्कुल ठीक हो गया। कलर आना शुरू हो गया, आ गया, बिल्कुल आ गया। हाँ, यही जादू, ये आप यकीन माने जो सुपरफिशियल आपका मुलाजमा है ना, जिसको कहते हैं कि अपर लेयर पे है, वो तो आपका फौरन से चला जाएगा। सही। सिर्फ हफ्ते में 3 दिन आपने करना है। ये देखें आ गया है ना, कैमरा दिखा रहा है कोई? जी जी बिल्कुल, हाँ ठीक है। ये देखिए कलर भी चेंज हो गया, ब्राउन हो गया उसका। ये देखो, ये इधर से घस गई है और मैं फिर दिखा देती हूँ, ये कलर आ गया है, बिल्कुल ओके, बिल्कुल सही। ये और इसके साथ ही हमने क्या करना है कि ये थोड़ी सी फिटकड़ी,
इसके अंदर ही कर लेनी है। ये आप यकीन माने कि अगर आपके पास कुछ और नहीं है ना, मुंह धोने के बाद थोड़ा सा फिटकड़ी को पानी में डालें और उसको अपने फेस पे डाल लें, तो उससे भी आपकी जो रिंकल एकदम से स्किन टाइट फील होगी। अच्छा, ये फिटकरी से? हाँ जी, ये अब आपकी क्रीम बन गई है। इसको हम इधर लगाएंगे जहाँ पे आपके मुलाजमा है, जहाँ पे आपके रिंकल हैं, जिनको डीप है, ठीक है, वो लगाएंगे हफ्ते में 4 बार, ठीक है, सिर्फ 15 मिनट के लिए सिंपल पानी से वॉश करें। और जिनको लाइट है यानी अपर लेयर पे है, आप कह सकते हैं स्किन बर्न हो गई है या स्किन टैन हो गई है, तो उनके लिए हफ्ते में 3 बार इनफ है, ठीक है। और फिर जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है, उसको क्या करना है कि इसके अंदर ही हमने क्या एक विटामिन ई ऑयल ले लें, ठीक है। विटामिन ई नहीं, मैं रखती हूँ विटामिन कैप्सूल, हाँ जी, विटामिन ई वियॉन के कैप्सूल जो मिलते हैं, बट मैं इस तरह रखती हूँ, इसमें रॉ फॉर्म में मेरे पास होता है। तो आप लोगों ने करना ये है कि जस्ट 1 ड्रॉप, क्योंकि जब हम विटामिन ई का कैप्सूल खोलते हैं ना तो फिर वो ज़ाया हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर 5-6 ड्रॉप होते हैं एटलीस्ट। सही। आप लोगों ने करना ये है कि जिनकी स्किन एक्सट्रीम ड्राई है, वो कहते हैं कि हम तो ये लगाएंगे, फिटकड़ी लगाएंगे तो ड्राई हो जाएगी और ज्यादा हो जाएगी, उनके लिए मैंने ये हल बताया है कि आप लोग इसके अंदर थोड़ा सा विटामिन ई जब डालेंगे हम, तो ये देखें, ये इसकी थोड़ी सी, अरे वाह, जबरदस्त, बड़ी जल्दी, मतलब बड़ी जल्दी, हाँ जी, ये देखिए मैंने बताया था ना 2 मिनट में, इसका 2 मिनट में हल है। अच्छा, अब दूसरी बात की तरफ कितनी देर के लिए लगाना है? मैंने बताया 15 मिनट के लिए। 15 मिनट और वॉश कर देना है सिंपल पानी से, प्लेन वाटर से, ठीक हो गया। ये देखिए ना, इसी तरीके से आपकी ये मुलाजमा भी उतार देगा। ओके, अच्छा, अब आते हैं, आप लोगों को सबको पता है कि जो चावल हैं वो जैपनीज ग्लो में काम आता है, ठीक है, उसका सबको पता है, आजकल बच्चे बड़े मर्द खवातीन सबको पता है, ठीक हो गया। अच्छा, इसका एक छोटा सा हैक है, बहुत ही छोटा सा, आप लोगों ने करना क्या है, ये नजर आ रहा होगा, ठीक है, चावल हाँ, जितना सस्ता उतना अच्छा, क्योंकि उसके ऊपर कोटिंग नहीं होती है, ठीक है, जितना सस्ता उतना अच्छा, क्योंकि वो रॉ फॉर्म में हमें मिलेगा, उसके ऊपर कोई पॉलिश नहीं होगी, उसके ऊपर कोई प्रोसेस नहीं हुआ होगा, सिंपल जो बचा हुआ चावल दुकानों पे मिल जाता है आम। ये देखिए, रात को मैंने सोख करके रख दिया था, ये अब देखिए, इसका सिंपल पानी की बजाय दूधिया पानी आप लोगों को नजर आ रहा है ना। इस पानी को आप लोगों ने करना क्या है कि आप लोगों ने एक आम स्प्रे बोतल में इसको भरना है, ठीक हो गया, और आप लोगों ने सारा दिन जब टाइम मिले इसकी स्प्रे करनी है। ये आपने मेकअप से पहले भी करना है, मेकअप के बाद भी करना है। ये आपका मेकअप टोनर भी है, ये आपका फिक्सर भी है, ठीक है, ये फिक्सर भी है, टोनर भी है, फिक्सर भी है। और आप लोगों ने बालों में करना है, बालों को रीग्रो करने में काम आता है और स्किन को ब्राइट करने में काम आता है, ठीक हो गया। एक से ज्यादा फायदे हैं इसके, तो इसके एक से ज्यादा नहीं, इसके तो बहुत फायदे, इस पे तो पूरा हमारा प्रोग्राम हो सकता है, ठीक हो गया। हाँ, चावलों पर इसको ना हमने, हाँ जी, सिंपल देखें इस तरीके से, या आपके पास दूसरा कोई भी जार हो तो आप लोगों ने करना क्या है, इसको इस तरह स्प्रे बोतल में इसको भर लेना है, ठीक हो गया। ये मेरे पास इस तरह के ट्रिक्स होते हैं, मैं ये कर लेती होती हूँ, ठीक है। हाँ, ट्रिक्स के अलावा तो आप ये भी बड़ा अच्छा तरीका कि उसमें उंडेलना किस तरह, उंडेलना किस तरह से, ये एक नया तरीका मैंने आप लोगों को सिखा दिया है, बड़ा परेशानी का बाइस है। हाँ जी, ये परेशानी का बाइस है। ये देखिए, ये इसका जो शावर है, ये अब ये मैं आप लोगों के सामने ये कर रही हूँ। ये आपका जो है फिक्सर है, मेकअप फिक्सर, इससे शाइन आएगी। एक ये होगा कि हमारी जो भी हम मेकअप लगाते हैं उससे हमारी स्किन खराब नहीं होगी। आप बालों में भी करें। अच्छा, बालों में भी? जी जी, मैंने बताया ना, इसको बालों पे भी, स्किन पे भी। ये मेकअप से पहले भी, मेकअप के बाद भी, ब्लो ड्राई से पहले बालों भी, को ये क्या फायदा देगा? बालों को ये फायदा देगा, एक तो इससे आपके बाल हेल्दी होते हैं, ठीक है, बाल शाइनी होते हैं, ब्लैक नहीं होते, ठीक है। ये मैं आप लोगों को पहले बता दूं, ब्लैक नहीं होते, शाइनी होंगे, हेल्दी होंगे, रीग्रो होंगे। लेकिन इसके कंटिन्यू इस्तेमाल से आप लोगों को सबको पता है, केमिकल जब हम यूज करते हैं तो उसका बहुत फास्टेस्ट रिजल्ट होता है। जो ऑर्गेनिक होता है उसका रिजल्ट थोड़ा सा देर से आता है, लेकिन जाता बहुत देर से है, जाता नहीं है। अच्छा, ये खुश्की के लिए भी अच्छा है, बालों में जो ये बालों डैंड्रफ के लिए। आप बालों की बात चल निकली है तो ये बताएं, सर्दियों में सर में भी खुश्की के बड़े मसाइल होते हैं, डैंड्रफ बहुत ज्यादा होती है। उसके अलावा हम देखते हैं कि आजकल जो लोग हैं ना, उनके बाल बहुत जल्दी सफेद हो रहे हैं। हाँ, वक्त से पहले कोई केमिकल लगा रहा है या नहीं लगा रहा, लेकिन उसके बावजूद हो रहे हैं। उसका कोई हल बताएं आप। हाँ, उसका हल ही मेरे पास ये है, ठीक है। अब आप लोग पूछें ये बनाया किस चीज से? हाँ, ये तो हमारा अगला सवाल यही होगा। अच्छा, इसको हाँ जी, यूज इसी तरीके से करना। आप लोगों ने सिंपल, जब आप बाथ ले लें, ठीक है, शावर ले लें, सेमी ड्राई हेयर्स के अंदर आपने इसको स्प्रे करना है। स्प्रे करने के बाद आप लोगों ने क्या करना, कॉम्ब करना है, वॉश करने की जरूरत नहीं, ना इसके बाद ना इसके बाद। ये बालों को हेल्दी करने के लिए मैंने बताया, ये स्किन पे भी, सब चीजों पे। ये जस्ट बालों के जिनके प्री मैच्योर ग्रे हेयर हो गए हैं, हाँ ठीक है। ये एक्सट्रैक्ट किस चीज का है, ये एक्सट्रैक्ट मैं आप लोगों को बताऊंगी कि इसका आप मास्क भी बना के अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम है। अदरवाइज ये है कि आप स्प्रे बनाएं, ठीक हो गया। इसके अंदर जो मैंने फिक्स चीजें डाली हैं वो है रोजमेरी, क्लोव,
आंवला और अमलतास, ये चीज़ें मैंने इसके अंदर डाली हुई हैं। हाँ, लेकिन ये चीज़ें सारी मेरे पास पाउडर फॉर्म में है। ये देखिए सिकाकाई का, हाँ सिकाकाई का पाउडर है। ये हमने मास्क बनाना है। मास्क बनाने के बाद जो ऊपर इसका पानी आ जाता है, जब हम डिप करके रखते हैं ना, रात को ऊपर जो पानी आ जाता है, आप उस पानी को निकाल के आप स्प्रे में डालें और इसका ये ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन आप इसको रख सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर ये फ्रेश है, इसके अंदर कोई भी प्रिजर्वेटिव नहीं डाला हुआ। तो आप सिंपल पानी स्प्रे करें बालों में, आपके बाल काले भी होंगे, बाल हेल्दी भी होंगे, रीग्रो भी होंगे और इससे बाल ग्रीजी तो नहीं होंगे आप, मतलब इसके बाद कोई प्रोडक्ट भी आपने अप्लाई करना है? मैंने जो इसके बारे में सुना है ना, ड्राई बहुत ज्यादा हो जाता है, इसीलिए यही मैं आप लोगों को बताने लगी, इसकी वजह से ड्राई नहीं होंगे। अच्छा, ठीक हो गया, इसकी वजह से ड्राई नहीं होंगे। ड्राई एक्चुअली होता क्या है कि जो ऑर्गेनिक में जो चीजें होती हैं, ऑर्गेनिक चीजें खासतौर पे बालों में जो होता है आंवला, सॉरी अरीठा सोप नेट है, लेकिन वो बालों को ड्राई करता है। अरीठा का कॉम्बिनेशन हम किससे बनाते हैं? सिकाकाई से। सिकाकाई कंडीशनर है, बालों की डॉक्टर कहलाती है। ठीक है, इसके अंदर मैं आप लोगों को मास्क बताने लगी, ये मैंने आप लोगों को टोनर बता दिया जिस चीज से बनाया है। ये सिकाकाई का पाउडर है, ये प्याज के बीज का पाउडर है, तो प्याज जिसको बोलते हैं। हाँ ठीक है, ये है कलवंजी का पाउडर। ठीक हो गया, कलवंजी का। आप लोगों ने नोट ये कर लें, साथ साथ में इक्वल क्वांटिटी लेनी है। ठीक हो गया ना? हाँ, ये है मेहंदी का पाउडर। ठीक है, मेहंदी बालों की कंडीशनर है। ठीक हो गया। अच्छा, ये है रतन जोत। रतन जोत जो है ये बालों को नेचुरल डाई करती है, मेहंदी डाई करती है ना, ये नेचुरल डार्क ब्राउन करती है। ठीक हो गया? हाँ जी, ये डार्क ब्राउन करती है। अच्छा, ये है अलसी का पाउडर जो बालों को कंडीशन करेगा। ओके, ठीक है। ये इसके बाद है मेथरे, ये भी मेथरे का पाउडर है। सही है, ये सारी चीजें आप लोगों ने। अब आ गया है आंवला। आंवला जो है ये सुपर फूड है, खाने में भी और लगाने में भी। आंवला बालों को काला करता है। ठीक है, हाँ जी, ये बालों को, ये आप लोगों ने थोड़ी सी, ये सब की एक चम्मच लेनी है, तो आंवले की आपने 2 चम्मच लेनी है। ठीक हो गया। अरीठे की अगर आपने मास्क बनाना है तो अरीठे की आपने 2 चम्मच लेनी है। ठीक है, और इनको मिक्स करते हैं? इनको मिक्स करना है नहीं, इसका मैं आपको बताती हूँ, थोड़ा सा क्विकली करेंगे बस। हाँ क्विकली। तो इसका आप लोगों ने करना ये है कि आप लोगों ने सारी एक चम्मच लेके, आंवले की 2 चम्मच अगर बाल काले करने हैं तो ठीक हो गया। अगर आप लोगों ने ड्राई शैम्पू, ये मैं एक नई रेसिपी आप लोगों को देने लगी, ड्राई शैम्पू बनेगी, इसके आप 3 चम्मच डाल लें और बालों को ड्राई शैम्पू आप अपने जार में बना के रखें, देन अपने सर पे डालें, सिंपल पानी डालें और वॉश करें। झाग भी बनाएगा और बालों को अच्छा भी और काला भी करेगा, डैंड्रफ भी खत्म कर देगा। क्या बात है, बहुत शुक्रिया, बहुत जबरदस्त, बहुत आपका अच्छा लगा आपके आने का, और आपने जो नुस्खे बताए हैं बड़े काम के। और अगर किसी से हमारी ऑडियंस से ये मिस हो जाए तो जनाब हमारे सोशल मीडिया के एड्रेसेस आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, आप वहां पर जाके दोबारा से देख सकते हैं और इन चीज़ों को बना सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप देखिए, बनाइए। इंतजार किस चीज़ का है? हम ब्रेक शामिल करते हैं, कहीं मत जाइए, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुनो पाकिस्तान। नाजरीन, बात अटल ये है हकीकत कि सिर्फ अल्लाह ताला ही गायब का इल्म जानता है, मगर दुनिया में कुछ अलूम ऐसे हैं जिनकी मदद से अंदाज़ा लगाया जा सकता है और इम्कान जाहिर किया जा सकता है कि आने वाले वक्त में क्या हो सकता है। मुख्तलिफ सितारों से ताल्लुक रखने वाले अफराद के लिए यह हफ्ता कैसा गुजरेगा, ये हम जानेंगे। जनाब हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ एस्ट्रोलॉजर दाऊद जी दाऊद, और साथ ही बात करेंगे कि रवां हफ्ते किन अफराद को खास तौर पर एहतियात बरतनी चाहिए और कौन से सितारों से ताल्लुक रखने वाले अफराद के लिए ये हफ्ता बड़ा खुशकिस्मत साबित होने वाला है। तो दाऊद साहब वेलकम। सबसे पहले तो हमें बताएं कि एरीज वालों के लिए ये हफ्ता कैसा है? सबसे पहले आपका शुक्रिया, आप माशाल्लाह बड़े ज़बरदस्त तरीके से प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और लोगों को बहुत हिम्मत और हौसला, उपटन के साथ साथ सितारों की टेक्नोलॉजी भी आप देते हैं। और बिल्कुल आपने सही कहा कि और वक्त भी भरपूर तकदीर अल्लाह के हाथ, लेकिन एनर्जी का भी असर जरूर होता है। तो जनाब सबसे पहले चलते हैं एरीज बुर्ज हमल स्टोरी ऑफ द वीक। एरीज वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक की बात करें तो आगाज़ थोड़ा सा एरीज वालों के लिए प्रॉब्लम वाला है, कामों में रुकावट मौजूद है, बट ये कि आप अपनी एनर्जी को पॉजिटिव यूज़ कर सकते हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है। मैं आपको कहूँगा कि इस वीक में आपने बड़े फैसले नहीं करने, नॉर्मल तरीके से अपने मामलात को लेकर चलना है। एनर्जी कैसी है जनाब? अगर मैं आपके बिज़नेस और कैरियर की बात करूं तो बिज़नेस और कैरियर में आपको पॉजिटिविटी मिलेगी, और मैरिज और रिलेशन की बात करूं तो मैरिज और रिलेशन में डिले है मामलात को लेकर। और एजुकेशन आपकी तलबा तलबात की बहुत ज़बरदस्त है, आप तालीमी मामलात में आउट ऑफ सिटी कंट्री भी जा सकते हैं। ट्रैवल करना चाहिए कि नहीं, तो ज़रूर एरीज़ वाले ट्रैवल करें। और हेल्थ कैसी नज़र आती है? पुरसकून, मगर पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें और
पढ़ने के लिए ला हौला वाला कुव्वता इल्ला बिल्लाह 21 मरतबा रोज़ाना पढ़ने से आपकी एनर्जी बड़ी ज़बरदस्त रहेगी। और मैसेज है आप लोगों का कि डोंट स्टॉप, रुकना नहीं, मामलात को बड़े पॉजिटिव तरीके से लेके चलना, इससे मामलात बेहतर हैं। नेक्स्ट है जनाब टॉरस, बुर्ज सौर वालों का ये वीक कैसा रहेगा। तो स्टोरी ऑफ द वीक टॉरस वालों की बात करें तो टॉरस वालों के मामलात बहुत ज़बरदस्त होने जा रहे हैं। आप लोग इस वीक में वाइट कलर का इस्तेमाल करिएगा और कोई नया काम, नया प्रोजेक्ट मिल सकता है। जस्टिस और इंसाफ और कानून, यानी कि अगर जिन लोगों के लीगल मामलात में प्रॉब्लम है वो सॉल्व होगी। अपनी नींद को पूरा करें, सेहत का ख्याल करें। कुछ मामलात में थोड़ा सा डिले हो सकता है लेकिन एनर्जी बहुत ज़बरदस्त है। अगर जॉब और बिजनेस की बात करूं, आप टॉरस वालों की तो नई शुरुआत है इस वीक में। आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, गोल्ड, प्रॉपर्टी, एवरीथिंग इन्वेस्टमेंट बहुत ज़बरदस्त रहेगी। मैरिज और रिलेशन की बात करूं तो आपको रिलेशन में सुकून रहेगा। और एजुकेशन की बात करूं तो तालीमी मामला तुलबात तालबात के लिए डिस्टर्ब हो सकते हैं। ट्रैवल आप लोग ना करें, प्रॉब्लम आ सकती है। और जनाब हेल्थ, आप अगर जज्बाती हैं तो आपकी सेहत डिस्टर्ब हो सकती है। और पढ़ने के लिए आप लोगों के लिए इस वीक में या अल्लाहु या रहीमु या करीम 21 मरतबा रोज़ाना आपके मामलात को बड़ा ज़बरदस्त कर देगा। जेमिनी वालों की स्टोरी ऑफ द वीक की बात करें तो जेमिनी वालों का ये वीक कैसा रहेगा। तो जेमिनी वाले किसी बात को लेकर डबल माइंडेड नज़र आते हैं, डिस्टर्ब हैं थोड़ा सा कि मामला करें या ना करें, लेकिन ये डबल माइंडेड ख़त्म हो जाएगा क्योंकि आपका विजडम, आपकी अक्ल, अतारत, मरकरी आपको जो सपोर्ट करता है उससे आपको खुशियाँ मिलेंगी। मामलात बड़े ज़बरदस्त नज़र आते हैं। एंड ऑफ द वीक में कोई पार्टी, कोई फंक्शन भी आप लोग अटेंड कर सकते हैं। अगर जनाब आप लोगों के बिज़नेस और कैरियर की बात करूं तो बहुत ज़बरदस्त बिज़नेस और कैरियर मामलात बड़े ज़बरदस्त रहेंगे। मैरिज और रिलेशन, जिम्मेदारियों का बोझ आपके रिलेशन को डिस्टर्ब कर सकता है। ओवरऑल राब्ते बड़े ज़बरदस्त रहेंगे। तालीमी मामलात, तलबा तालबात को फोकस करना चाहिए। ट्रैवल आप लोग कर सकते हैं। हेल्थ की बात करें तो हेल्थ नज़र बाद लग सकती है, सेहत का ख्याल करें। और पढ़ने के लिए औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम 21 मरतबा रोज़ाना बड़ा ज़बरदस्त रहेगा। कैंसर वालों की स्टोरी ऑफ द वीक 3 कार्ड्स की एनर्जी से देखें। कैंसर वाले अपने इर्द गिर्द के लोगों से बच के रहें, कोई चीटिंग हो सकती है, लेकिन आप क्योंकि बहुत ज़्यादा इस वीक में सेंसिबल हैं, आपके स्टार्स बहुत पॉजिटिव हैं क्योंकि यहाँ पे आपकी पार्टनरशिप भी है और आपकी हेल्प भी है, कोई बड़ी खबर भी है। तो जो भी बड़ा काम करें उसके लिए आपने सोच समझ और अकल का इस्तेमाल करना है। जॉब और बिजनेस की बात करें तो देखें अपॉर्चुनिटी आपके पास मौजूद है। और मैरिज और रिलेशन की बात करें तो रिलेशन में आपके पेरेंट्स आपके मददगार साबित होंगे। तालीमी मामलात बहुत ज़बरदस्त हैं तुलबा तालबात के। ट्रैवल आप ना करें, प्रॉब्लम हो सकती है। हेल्थ की बात करें तो डिस्टर्बेंस है, वॉक करनी चाहिए। और पढ़ने के लिए आप लोगों को ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन 41 टाइम रोज़ाना पढ़ लेना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। लियो वालों की स्टोरी ऑफ द वीक 3 कार्ड से देखें। लियो वाले इस वीक में क्या करने जा रहे हैं। लियो वालों को बिल्कुल एहतियात करना है, गुस्सा तो बिल्कुल नहीं करना क्योंकि सन की एनर्जी आगे, क्योंकि सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण की भी एनर्जी पहले से इफेक्ट कर रही है। तो अभी से ही आप अपने आप को मुहतात रखें। और करना बहुत कुछ चाहते हैं मगर एंड ऑफ द वीक में जो करना चाहते हैं वो कर लीजिएगा। अभी पीर, मंगल और बुध की जो एनर्जी वो डाउन थी, यानी कि आज, कल और परसों। और जुमेरात से जुपिटर आपका फ़ायदा देगा। और जॉब और बिजनेस में आपको पार्टनरशिप मिल सकती है। और मैरिज और रिलेशन की बात करें तो अच्छी खबर मिल सकती है। एजुकेशन की बात करें तो बहुत ज़बरदस्त है। ट्रैवल आप लोग कर सकते हैं, 50-50 चांसेस है। हेल्थ, गुस्सा आपकी सेहत को ख़राब कर रहा है। और पढ़ने के लिए आप आयतुल कुर्सी 11 मरतबा रोज़ पढ़िएगा, विर्गो, उससे आपके मामला बेहतर होंगे। विर्गो की बात करें तो बुर्ज शुमला स्टोरी ऑफ द वीक, विर्गो खाकी, विर्गो वाले डबल माइंडेड हैं किसी बात को लेकर और जज्बाती भी हैं। बट विर्गो वालों के लिए वीक है बहुत ज़बरदस्त। अच्छा। आपके मामला बहुत ज़बरदस्त होंगे, बैलेंस कर लेंगे, चाहे जॉब करें चाहे बिजनेस करें, बहुत ज़बरदस्त एनर्जी है। और अगर जनाब बिजनेस की बात करें तो बेहतरीन आप स्ट्रेट फॉरवर्ड फैसले करेंगे। मोहब्बत की बात करें तो बहुत अच्छी है। और एजुकेशन, तलबा तालबात की बहुत ज़बरदस्त है। विर्गो की बहुत अच्छी एनर्जी है, ट्रैवल कर सकते हैं आप, डिसीजन भी ले सकते हैं। और हेल्थ के लिए आप लोग जो है अगर बात करें तो हेल्थ, अपनी रूहानी मामला से अपनी सेहत को बेहतर करें, स्पिरिचुअलिटी से हेल्प लें। और पढ़ने के लिए सूरह इखलास 21 मरतबा रोज़ाना विर्गो के लिए बहुत ज़बरदस्त। लिब्रा और लिब्रा बुर्ज मेज़ान, इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक की बात करें तो मेज़ान वाले इस वीक में
अच्छी खबरें लेकर आए हैं। आपके पास काफ़ी काम इकट्ठे हैं, उनको करने की आपके पास प्लानिंग मौजूद है और बड़ी सॉलिड खबरें, को ख्वाब आ सकती है, कोई इंट्यूशन बढ़ सकती है और हैरान कुन खबरें आपको लिब्रा वालों को इस वीक में मिलेंगी और पॉजिटिव खबरें मिलेंगी। अच्छा। जॉब और बिजनेस की बात करें तो जॉब और बिजनेस में अगर आपको डील करना चाहते हैं तो वहाँ एहतियात करें। मोहब्बत की बात करें तो मोहब्बत में जो उदासी है उसका हल हो सकता है अगर आप कम्युनिकेशन बेहतर करें। और जनाब अगर हम एजुकेशन, तलबा तालबात बहुत ज़बरदस्त हैं। ट्रैवल आपको करना चाहिए कि नहीं, तो अगर आप ट्रैवल करें तो सलामन कौलन में रब्बे रहीम पढ़ के जाएं, क्योंकि ट्रैवल में प्रॉब्लम हो सकती है। और हेल्थ आप लोगों की नींद को पूरा करें। और पढ़ने के लिए आप लोग इस वीक में ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह और या जल जलाली वल इकराम का विर्द कसरत से करें। स्कॉर्पियो बुर्ज अकरब, स्टोरी ऑफ द वीक। स्कॉर्पियो वाले इस वीक में क्या करने जा रहे हैं? तो स्कॉर्पियो वाले, अच्छा आप प्रेशराइज ना हो, घबराए हुए ना हो, क्योंकि आपके सेकंड कार्ड में बहुत बड़े फैसले, ज़बरदस्त मदद और थर्ड में भी आपके दुनियावी और रूहानी मामला बहुत स्ट्रॉन्ग होंगे। तो ये वीक आप ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जेटिक और बेहतर गुजारने जा रहे हैं स्कॉर्पियो वाले। अच्छा, इस स्कॉर्पियो वालों के जॉब और बिजनेस की बात करूं तो जॉब और बिजनेस में अभी चेंजिंग नहीं लानी। डिसीजन आप ले चुके हैं कि अगर जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें तब्दीली करें, अभी ना करें। मोहब्बत की बात करें तो मोहब्बत में कहीं ना कहीं डिसहार्ड या दिल टूट सकता है, जज्बात को कंट्रोल करें। एजुकेशन बहुत ज़बरदस्त है। ट्रैवल आप लोग कर सकते हैं और जनाब हेल्थ आप लोगों की ज़बरदस्त है, वॉक करते हुए नज़र आ रहे हैं। और पढ़ने के लिए आप लोग सूरह फातिहा 2 मरतबा और आयतुल कुर्सी 11 मरतबा रोज़ाना सुबह पानी के ऊपर दम करके पिए, बहुत ज़बरदस्त। सैजिटेरियस वालों की स्टोरी ऑफ द वीक की बात करें तो सैजिटेरियस वाले आप बहुत ज़बरदस्त हैं इस वीक में, लेकिन आपकी सोचें और उदासी आपके मामला डिस्टर्ब कर सकती है। बट यहाँ पे आपको एस ऑफ कप कामयाबी मिल रही है और साथ सन मौजूद है। तो बिलाशुबा ये वीक आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी पॉजिटिव तब्दीली लेकर आ रहा है। आप पॉजिटिव रहें, मज़ीद मामलात में मदद होगी। जॉब और बिजनेस में दी लवर्स पैसा आ सकता है इस वीक में, कामयाबी मिल सकती है। और रिलेशन की बात करें तो रिलेशन में नेगेटिविटी उदासी रहेगी। एजुकेशन, तलबा तलबात का एजुकेशन का ही कार्ड है, बहुत अच्छी रहेगी। और ट्रैवल की बात करें, ट्रैवल कर सकते हैं। हेल्थ आप लोगों की ज़बरदस्त नजर आती है। और पढ़ने के लिए आप लोग कैप्रिकॉर्न 3 कार्ड, कैप्रिकॉर्न का ये वीक क्लैरिटी मिल जाएगी। आपकी फैमिली में अगर आप वक्त गुजारेंगे तो कामयाबी मिलेगी। सोच बचार बहुत ज़बरदस्त नजर आती है। जॉब और बिजनेस की बात करें तो कामयाबी मिलेगी, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है। वीज़ा लगवा लें और बाहर के मुल्क में चले जाएं। मैरिज और रिलेशन भी ज़बरदस्त है। एजुकेशन के मामलात में भी मदद है और हेल्थ आप लोगों की बेहतर है। और पढ़ने के लिए आप औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम 41 टाइम पढ़ सकते हैं। एक्वेरियस इस वीक में अपनी बातें अपने तक रखेंगे तो फ़ायदे मिलेंगे। कहीं ना कहीं टेंशन मौजूद है। आप अपने इर्द गिर्द के लोगों से थोड़ा सा मोहतात रहें। यहाँ पे गुस्सा नहीं करना। जी और जीने दो पे आप हमेशा चलते हैं, इस वीक में भी चलेंगे। एंड ऑफ द वीक यानी कि सैटरडे और संडे बहुत बड़ी मदद हो सकती है। जॉब और बिजनेस में एहतियात करनी है, चीटिंग हो सकती है। मैरिज और रिलेशन कामयाब रहेगी। एजुकेशन ज़बरदस्त है, ट्रैवल कर सकते हैं। हेल्थ भी अच्छी है। और जनाब पढ़ने के लिए आप लोग इस वीक में आयतुल कुर्सी किस्मत पढ़ सकते हैं। पाइसेस वालों की स्टोरी ऑफ द वीक जनाब लड़ते हुए नजर आ रहे हैं अपने आप से, बट फैमिली में ना लड़ें और फाइट ना करें। रिलेशन बहुत ज़बरदस्त हो सकता है। कोई बड़ी खबर, पॉजिटिव खबरें, फजूल खर्ची नहीं करनी। फजूल खर्ची से मामला डिस्टर्ब हो जाते हैं और अब बहुत सी चीज़ें चेंज हो रही हैं। मैरिज और रिलेशन में कामयाबी मिलेगी। जॉब और बिजनेस की बात करें तो वो भी बेहतर है आप लोगों का। और जनाब एजुकेशन, तलबा तालबात फोकस बेहतर करें। और रबी शराहली व सदरी वजसली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, पानी पे दम करके पिएँ क्योंकि इससे आपकी एनर्जी बेहतर रहेगी। तलबा तालबात की ट्रैवल कर सकते हैं। और जनाब हेल्थ वॉक ज़रूर करें। और मेरे पास कार्ड्स की एनर्जी सारी खत्म हो गई तमाम कार्ड्स में। और पढ़ने के लिए कार्ड्स के साथ साथ दाऊद साहब आपकी एनर्जी भी बड़ी जबरदस्त। सूरह इखलास 21 मरहूर पढ़े जनाब, 12 मिनट का टाइम, 12 और मलिक साहब का कार्ड इस वीक का एक ही कार्ड निकालूंगा और नजफ को मैंने छोड़ना नहीं है। मलिक अपनी बातें मलिक साहब अपने तक रखते हैं, उसका फायदा मिलता है। और नजफ का इस वीक का कार्ड ऑफ द वीक बहुत जबरदस्त है। पैसे आ रहे हैं आपके पास। अच्छा, क्या बात है। सोर्स भी आपने मुझे बाद में बताया। इसी अच्छी बात के साथ बहुत शुक्रिया आपके मौजूदगी का। अभी लेते छोटी सी ब्रेक, कहीं मत जाइए, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। प्रोग्राम में दोबारा से आपको खुशामदीद कहते हैं। बात करें मुल्की सियासत की तो इस वक्त मुज़ाकरात का मुस्तकबिल तारीख होता दिखाई दे रहा है। पीटीआई के मुतालिबात की मंजूरी को डेडलाइन में अब सिर्फ 2 दिन बाकी रह गए हैं, मगर इससे पहले मुज़ाकरात में एक बार फिर
डेडलॉक का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ये कहते हैं कि बानी पीटीआई ने हिदायत दी है कि अगर 7 दिन के अंदर जुडिशल कमीशन नहीं बनाया जाता तो फिर मुज़ाकरात की चौथी बैठक नहीं होगी। हुकूमत को तहम्मुल और बर्दाश्त से मुज़ाकरात और मुतालिबात पर फोकस करना चाहिए। दूसरी जानिब ज़राए के हवाले से ये भी खबरें सामने आ रही है कि हुकूमत ने पीटीआई के मुतालबात पर जवाब तैयार कर लिया है। सानिया 9 मई पर जुडिशल कमीशन बनाने से इनकार कर दिया है और वाजे किया है कि 9 मई को GHQ और कोर कमांडर के घर पर हमले हुए, शोहदा की यादगारों और मुजस्मों की बेहुरमती की गई, मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी से फौजी तनसीबात को निशाना बनाया गया। मुकदमात अदालतों में ज़ेर समात हैं, चलान पेश हो चुके हैं, अब जुडिशल कमीशन नहीं बन सकता। ताहम हुकूमती कमेटी के तर्जुमान सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने जवाब की तैयारी से मुताल्लिक़ खबरों की तरदीद करते हुए बताया कि हुकूमती कमेटी में शामिल 7 इत्तेहादी जमातें बाहमी मुशावरत और अपनी अपनी क़यादत से रहनुमाई हासिल करने के अमल में हैं। हतमी जवाब की तैयारी में मजीद 1 हफ्ता लग सकता है। तो सवाल ये कि मुज़ाकरात का ऊंट आखिर किस करवट बैठेगा, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार आमिर इलियास राना साहब। बहुत शुक्रिया राना साहब आपके वक्त का। ये फरमाइएगा कि पीटीआई ये कहती है कि 7 दिन में जुडिशल कमीशन बना दिया जाए, हमारा ये मुतालबा है। हुकूमत कहती है कि पीटीआई के मुतालबात पर मुशावरत के लिए मजीद 1 हफ्ता लगेगा, दरकार होगा। हुकूमत ने ऐलान किया था कि 7 दिन में जवाब देंगे। आपको क्या लगता है इतना वक्त क्यों दरकार है हुकूमत को जवाब देने में? देखिए, बात यह है कि हुकूमत ने नहीं, पीटीआई ने कहा था कि 1 हफ्ते में हमें अगर आप जवाब देंगे और पॉजिटिव होगा तो मीटिंग में आएंगे, वरना नहीं आएंगे। कल फिर एक खबर आई कि जी उन्होंने इनकार कर दिया जुडिशल कमीशन से। फिर उसकी इरफान सिद्दीकी ने वजाहत कर दी कि ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ। रात गए प्राइम मिनिस्टर से इसहाक डार, इरफान सिद्दीकी और राना सनाउल्लाह की मुलाकात हुई और उसमें ये बताया गया कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि आप अपने बाकी जो 6 मेंबर्स हैं इस कमेटी के, यानी जो MQM पीपल्स पार्टी, BAP है, एजाजुल हक है, इन सब से बैठे 1-2 दिन में, आज और कल में, और अपनी इत्तफाक राय से राय बनाएं। और वहाँ पे आया कि जो जुडिशल कमीशन के TORs मांगे हैं पीटीआई ने, उसमें फारूक एच नाइक से पीपल्स पार्टी शायद हेल्प लेगी और राना सनाउल्लाह ये इसहाक डार पहले ही कह चुके हैं आज़म नज़ीर तारड़ को कि वो इस बारे में अपनी इनपुट दें। तो अब ये मुश्तरका तौर पे करेंगे। और जो मेरी हुकूमती अरकान से बात हुई तो वो कह रहे हैं कि ये 7 दिन का मतलब 7 वर्किंग डे हैं, जिसमें 4 छुट्टियां आ जाती हैं। तो ये जाके अगले पीर या मंगल को बनेंगे, 7 दिन पूरे होंगे हमारे, और उस वक्त तक हम अपना जवाब तैयार कर लेंगे। और प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा है कि एंगेज रखा जाए, पॉजिटिव साइड पे चला जाए। लिहाजा ये रात की जो डेवलपमेंट है मैं आपको बता रहा हूँ, उसमें कुछ ऐसा नहीं है कि सब कुछ नेगेटिव हो गया है, बल्कि बात को प्राइम मिनिस्टर भी चाहते हैं कि आगे बढ़े। शहबाज शरीफ साहब ने कल यही अपने तीनों PMLN के लोगों को कहा है कि एंगेज रखें और जवाब तैयार करके फिर उनके साथ बैठें। बिल्कुल ठीक। आमिर साहब ये भी बताइए कि पीटीआई की 7 दिन की डेडलाइन 22 जनवरी को मुकम्मल हो रही है, क्या हुकूमत जुडिशल कमीशन बनाएगी? एक तो ये बताइएगा, और अगर 2 दिन में जुडिशल कमीशन नहीं बनता फॉर एग्जाम्पल, तो क्या ये समझा जाए कि मुज़ाकरात ख़त्म हो गए हैं? देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि हुकूमत के ख्याल में 27 या 28 तारीख को 7 दिन, 7 वर्किंग डे मुकम्मल हो जाएंगे। ठीक है। उस वक्त तक ये अपनी मुशावरत मुकम्मल कर लेंगे और फिर पीटीआई को, जिस तरह पीटीआई ने इजलास में आके स्पीकर को दिया अपना रिटर्न, और फिर अपोजिशन जो हुकूमत के मेंबर थे उनको दिया और मीडिया को भी दी कॉपी उसकी, तो गवर्नमेंट का भी यही ख्याल है कि हम कमेटी में ही बैठ के अपना जवाब सामने रखेंगे पीटीआई के और स्पीकर के, और फिर मीडिया के हवाले किया जाएगा कि ये हमारा जवाब है। लेकिन अभी मुशावरत चूंकि हमारी नहीं हुई अपनी इत्तेहादी जमातों से, और होने लगी है, आज या कल में ये मुशावरत हो जानी है, उसमें वो अपना प्लान तैयार करेंगे और अगले हफ्ते के स्टार्ट में मीटिंग बुला ली जाएगी। आपको ध्यान में रखना चाहिए कि कल स्पीकर भी मिले हैं प्राइम मिनिस्टर से। वैसे तो खबर यही है कि वो कोरम के इशू पे मिले हैं, लेकिन जाहिर है स्पीकर बेशक जितने मर्जी गैर जानिबदार हों, लेकिन वो चाहते यही हैं कि हुकूमत और अपोजिशन बैठें और मामलात को तय करें। तो उसमें भी उनका रोल मौजूद है और वो इस हवाले से भी बातचीत हुई है। बिल्कुल ठीक है राना साहब, हम देखते हैं कि पीटीआई की जानिब से बार बार जुडिशल कमीशन का मुतालबा दोहराया जाता है, लेकिन हुकूमत की जानिब से कोई पॉजिटिव जवाब नहीं आता। आप क्या समझते हैं, क्या वजह है, क्या रुकावट है जुडिशल कमीशन बनाने में? नहीं, देखिए, अभी जब मैं आपको ये बात बता रहा हूं कि उनकी अभी आपस में बातचीत हो रही है हुकूमत वालों की, उनकी तरफ से इनकार या इकरार तो हम तब कहेंगे ना जब हतमी जवाब आएगा। 9 मई के केस हतमी तौर पे एक तो मिलिट्री कोर्ट से तय हो चुके हैं और वो अब आला अदलिया में जाने हैं। सही। 26 नवंबर पे राना सनाउल्लाह ने इनके रिटर्न TOR से पहले कहा था कि आप हमें जब रिटर्न देंगे जवाब तो हमें लिस्ट भी देंगे
कि जी ये लोग हैं जो हमारे मिसिंग्स हैं, ये लोग हैं जो फौत हो गए हैं, शहीद हो गए हैं, ताकि हम चेक करें कि आपकी रिपोर्ट कैसी है और उसकी बुनियाद पे हम फैसला करेंगे। अब इन्होंने ये कह के लिस्ट नहीं दी कि अगर हम आपको मिसिंग पर्सन्स का देंगे या किसी और का बताएंगे तो हुकूमती इदारे चढ़ दौड़ते हैं उन लोगों पे, तो हम आपको नहीं बताएंगे, हम कमीशन में बताएंगे। अब गवर्नमेंट ये कह सकती है कि जी देखें, जो आप लोगों ने 34 अराकीन की एक नई लिस्ट 8 जनवरी को अपने ट्विटर पे चढ़ाई थी, उनमें से 7 लोग तो क्लियर हैं कि 3 लोग जेलों में हैं और 4 घरों पे हैं, और 27 का डाटा ही नहीं नादरा के साथ मैच कर रहा। तो ये भी एक बात सामने आई है जो इन्होंने 8 जनवरी को 34 लोगों का किया। अच्छा, इमरान खान साहब ने भी जब लास्ट मीटिंग जिस दिन हुई थी इनकी अपनी मुज़ाकराती कमेटी से इतवार को, इस इतवार नहीं पिछले इतवार, जिसमें बाद में ये कहा गया था कि चाहे इमरान खान को सजा हो जो कि हो गई, मुज़ाकरात जारी रखेंगे, वहाँ पे ये बात आई थी उससे 3 दिन पहले। मिशाल यूसुफजई ने कहा था कि हमारे 46 लोग मिसिंग हैं, तो इमरान खान ने जो नामवर वकील हैं केपी में, काजी अनवर की जिम्मेदारी लगाई थी कि वो 46 लोगों की तस्वीरें, शनाख्ती कार्ड लगा के उन्हें एतवार तक दे दें। तो जो हमारी इतला है उन तक वो लिस्ट नहीं पहुंची, उसमें सिर्फ 3 लोगों का डाटा सामने आया, जिसकी बुनियाद पे इनके अंदर ये मसला पैदा हुआ। तो वो ना तो लिस्ट गवर्नमेंट को दी गई, बल्कि ये कहा गया, पीटीआई की बात गलत भी नहीं हो सकती, जाहिर है सरकारी इदारे लोगों के घरों पे भी जाते हैं, पकड़ते भी हैं, तो हम नहीं देना चाहते, लेकिन स्पीकर एक ऐसी फिगर हैं जिनके हवाले लिस्ट की जा सकती है कि जी आप इसको अपने तौर पे चेक कराएं, या कमेटी के हुकूमत के 1-2 लोगों के साथ बैठ के बात करनी चाहिए, क्योंकि हवा में तो नहीं हो सकता ना कि आप सैकड़ों लाशों का कहते रहे, सैकड़ों मिसिंग का करते रहे, और अब आप बहुत थोड़ी तादाद पे आ गए, और वो भी चैलेंज हो रही है जो डाटा आपने। लेकिन सर, पीटीआई किस तरह से स्पीकर पर एतबार कर सकती है, उन पर एतमाद का इजहार कर सकती है? वो तो बार बार उन्हें भी तनकीद करते रहे। पहले हमने देखा कि जनाब ये तो हमारे प्रोडक्शन ऑर्डर ही नहीं जारी करते जो असीरान मेंबर है। देखें, अगर आप और मैं इस बहस में पड़ जाएं कि किसी पे एतमाद नहीं करते, तो स्पीकर ही वो वाहिद शख्सियत हैं जो 2014 के धरने के बाद इनके रिजाइन एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे और इन्हें असेंबली में वापस लाए थे। आज भी स्पीकर के साथ ही बैठ के हुकूमत के साथ ये मुज़ाकरात कर रहे हैं। कभी नहीं कहा कि हम स्पीकर के साथ नहीं बैठते। उनका हक है कि वो कहें कि हमारे लोगों के प्रोडक्शन ऑर्डर हों, यहाँ से पकड़े गए हैं, उसकी रिपोर्ट आए, उससे कोई इनकार नहीं है। लेकिन अगर अब भी कोई गैर जानिबदार बंदा बनता है जिससे पीटीआई बात करती है, तो वो स्पीकर ही हैं। रोजाना की बुनियाद पे ऐवान चलाने के लिए भी पीटीआई के लोग वहां पे हाउस बिजनेस एडवाइजरी में भी जाते हैं और वैसे भी स्पीकर से मिलते हैं। तो मैंने इसलिए ये नाम लिया कि बहरहाल गवर्नमेंट को इनको लिस्ट तो देनी पड़ेगी, उसके बगैर तो बात आगे नहीं ना बढ़ेगी कि जी आप कितने लोगों का कहेंगे कि मिसिंग हैं या नहीं है, डाटा आपके पास कंपाइल ना हो, आप अपने लीडर को भी कहें कि हम दे देंगे और फिर नहीं दिया जाता, तो सवाल तो पैदा होगा। फिर जो आप लिस्ट देते हैं 8 तारीख को, वो भी 27 लोगों का कोई नादरा के साथ मैच नहीं हो रहा, फिर किस तरह माना जाएगा कि इतने लोग मिसिंग हैं? बिल्कुल ठीक। आमिर साहब, अब कुछ अलायंसेस के हवाले से बात कर लेते हैं। पीटीआई ने दीगर सियासी जमातों से मिलकर एक बार फिर ऑपोजिशन अलायंसेस बनाने का ऐलान कर दिया और कहा यह जा रहा है कि अलायंसेस 1 डे 1 पॉइंट एजेंडे पर मुंतखब होगी। अगर कोई ऐसा ऑपोजिशन अलायंस बन जाता है तो हुकूमत की मुश्किलात में कितना इजाफा हो सकता है? देखें, अपोजिशन को होना ही इकट्ठा चाहिए। ये तो पीटीआई की सियासी तौर पे मैं समझता हूँ कम फहमी है कि जो अपोजिशन के अरकान जैसे महमूद अचकज़ई हैं, मौलाना फजलुर रहमान हैं, ये सब लोग इनके साथ बैठने को तैयार हैं और बैठ भी रहे हैं। पीटीआई ने जब चाहा मौलाना फजलुर रहमान के घर 2 जानू हुई, जाके उनकी इक्तदा में मुक्तदी हुई, नमाजें भी पढ़ी और 26वीं तरमीम के हवाले से अपनी सारी बातें उनके जरिए की और फिर बाइकआउट करके चले गए। अचकज़ई साहब ने कहा कि भाई जब आप उधर मुज़ाकरात कर रहे थे तो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान को आप भूल गए, इसके बावजूद वो दोबारा मिले हैं। तो ये एक अच्छी बात है। अपोजिशन जितनी स्ट्रांग होगी वो अवाम के मसाइल के लिए, अपनी लीडरशिप के मसाइल के लिए आवाज़ उठाएगी। मैं तो इसको बुरा नहीं समझता, लेकिन ये कोई ऐसी बात नहीं है कि इससे हुकूमत को मसला होगा, बल्कि हुकूमत और इनकी जो दूरियां हैं पीटीआई की बज़ाहिर सामने, तो जब अपोजिशन का अलायंस इकट्ठा हो जाएगा तो बातचीत करने में ज़्यादा आसानी होगी दोनों तरफ को। बिल्कुल सही। आमिर साहब, लास्टली इस पर भी कमेंट कर दीजिएगा कि सुप्रीम कोर्ट में रेगुलर और आईनी बेंच के इख्तियारात का अब हम देख रहे हैं कि तनाज़ा है। आप क्या समझते हैं कौन इस तनाज़े का जिम्मेदार है और क्या आइंदा दिनों में हम ये तकसीम मजीद बढ़ती हुई देख रहे हैं या ख़त्म होगी? इस वक्त भी जब आप बात कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में एक केस लगा हुआ है, जस्टिस मंसूर अली शाह ये काम कर रहे हैं, लेकिन मुझे ये बताएं कि ये कब नहीं हुआ। मंसूर अली शाह साहब बैठे थे और काजी फाइज ईसा थे, साकिब निसार साहब चीफ जस्टिस थे, उन्होंने पेशावर में एक बेंच ही उड़ा दिया और काजी फाइज ईसा को निकाल दिया। जब तक साकिब निसार साहब रिटायर नहीं हो गए, मंसूर अली शाह साहब ने उसका रिटर्न फैसला जो इख्तिलाफ राय का था वो नहीं दिया।
तो ये कोई पहली दफा हुआ है जैसे जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि नहीं ये गलत है, बेंच टूट रहे हैं, तो इनकी अपनी मौजूदगी में आयशा मलिक साहिबा की उस वक्त जब कुरान पाक के उसके 20 नंबर थे, काजी फायद ईसा साहब के पास केस था, तो उसको 6 रुकनी बेंच में बदल दिया गया था और बगैर पूछे हुए। तो ये तो कोई काम नहीं है। उस वक्त ये सारे कहते थे मास्टर ऑफ द रोस्टर सिर्फ चीफ जस्टिस हैं, तो अब तो कमेटी फैसले कर रही है ना, तो ये कुछ होना है। नई आईनी तरामीम के बाद कुछ कबाहतें भी आई हैं सामने, तो वक्त के साथ साथ इस इदारे को खुद ही संभालना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट को, उनके जजेस को, वरना मजाक और तमाशा तो बन ही रहा है। वो हम और आप देख रहे हैं, सारे मुल्क का है तो अदलिया का भी है। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया आमिर इलियास राना साहब, आपने अपने तज़किये में बड़ी दुरुस्त बात फरमाई कि ये फिर जो मामलात हैं वो लोगों के सामने आ रहे हैं और लोग इस पर परेशानी का भी शिकार हैं, और इदारे के अंदर से ये जो तकसीम है, ये जो इख्तलाफात हैं, ये ख़त्म हो सकते हैं और उम्मीद करते हैं कि जल्द अज जल्द ये ख़त्म हो। इसी के साथ ही प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं। कहीं मत जाइए, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक। हम में से अक्सर लोग बचपन से ही ये सुनते आए हैं कि नाश्ता, दोपहर का खाना और रात का खाना रोज़मर्रा का मामूल होना चाहिए। दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि अक्सर अफराद ऐसे हैं जो दिन में सिर्फ 2 बार खाना खाते हैं और सेहतमंद भी रहते हैं। तो सवाल यहाँ ये पैदा हुआ कि क्या दिन में 3 बार खाना खा लेना फितरी अमल है या ये किसी ख़ास वक्त की समाजी ज़रूरत के तहत पैदा हुआ? क्योंकि हमारा मज़हब तो हमें ये कहता है कि भूख के बगैर खाना मत खाओ, उसके अलावा हमें पेट भर के खाने से भी मना किया गया है। ये तो तय है कि खाने की आदत का बराह रास्त ताल्लुक हमारी सेहत से होता है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ज़्यादा खाना नुकसानदेह है या फिर कम खाने से हमारी सेहत मुतासिर हो सकती है। और हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए दिन में कितनी दफ़ा आपको खाना चाहिए, आपको नाश्ता किस वक्त करना चाहिए, दोपहर और रात के खाने के औकात क्या होने चाहिए जिससे हमारी जिस्मानी और जहनी सेहत बेहतर हो सके। इन्हीं तमाम पहलुओं पर गुफ्तगू करने के लिए इस वक्त हमने अपने प्रोग्राम में दावत दी है माहिर ग़िज़ाइयत डॉक्टर मारिया को। मारिया, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। डॉक्टर साहिबा, सबसे पहले बताइएगा कि मेडिकल साइंस के मुताबिक एक आम इंसान के लिए दिन में कितनी दफ़ा उसको खाने की ज़रूरत महसूस होनी चाहिए? बिल्कुल, जैसे आपने बजा फरमाया, खाना तब खाना चाहिए जब आपको भूख लगे और जब आपके मैदे में 30% जगह बाकी हो, मतलब पूरा पेट भर के नहीं खाना, उतनी जगह बाकी हो तो छोड़ देना चाहिए। मगर इस सब के साथ साथ बहुत अहम यह है कि आपका खाने का क्वालिटी क्या है, मायार कैसा है। जो अनफॉर्चुनेटली आजकल ये चल रहा है कि सारा अनहेल्दी जंक फूड नॉर्मल लोग इस्तेमाल करते हैं। आपने मेंशन किया कि नाश्ता करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, हैवी करना चाहिए, दिन का खाना, रात का खाना। तो नाश्ते को बिल्कुल पुरानी कहावत है जिस तरह, साइंटिफिकली भी नाश्ता बादशाहों की तरह करना चाहिए क्योंकि ये फर्स्ट मील ऑफ द डे है। तो आपका जो दिन का पहला हिस्सा है, जब आप अपने बॉडी को अच्छे तरीके से अल्लाह की बनाई हुई चीज़ों से आप उसको नरिश करते हैं, आप उसे फ्यूल करते हैं, तो आपका पूरा दिन पूरा तवानाई के साथ गुजरता है, चुस्त तंदुरुस्त गुजरता है। बिल्कुल ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बताइएगा, आजकल हम देखते हैं कि इंटरमिटेंट फास्टिंग का बहुत ज़्यादा जिक्र हो रहा है, हर जगह सुनने को मिलता है। ये बताइए ये होती क्या और हमारी सेहत पर किस तरह इसके असरात जो हैं वो मरतब होते हैं? इंटरमिटेंट फास्टिंग एक अच्छी चीज़ है। ये साइंटिफिकली इजाद हुआ था इसका, और इसका इजाद हुआ था डिजीज़ को रिवर्स करने के लिए। मगर अब अनफॉर्चुनेटली जो है इसको अब्यूज़ और मिसयूज़ किया जा रहा है। मेजॉरिटी लोग क्या कर रहे हैं कि इसको हर वक्त ही वो इंटरमिटेंट फास्टिंग के ऊपर है, मतलब कि वो इंटरमिटेंट फास्टिंग के मुख्तलिफ प्रोटोकॉल है कि 16 घंटे का रोज़ा रखो, 8 घंटे की विंडो के अंदर आप खाओ। कुछ लोग एक दिन फास्ट करते हैं, कुछ लोग एक दिन फास्ट करते हैं, एक दिन जो है वो खाते हैं, फिर एक दिन फास्ट करते हैं। इसके अंदर एक 5-2 का रूल है कि 5 दिन आप नॉर्मल खाओ, 2 दिन का आप रोज़ा रखो। मगर मसला इसमें यह आता है कि इसको सिर्फ़ और सिर्फ 365 डेज़ में, साल के 365 दिनों में आपने साइंटिफिकली और रिलीजियस वाइज भी 30 दिन 40 दिन इससे ज़्यादा नहीं करना। लोग 10 साल 15 साल हो गए हैं हर रोज़ इंटरमिटेंट फास्टिंग में है, और उसकी वजह से ये हो रहा है कि उनका मेटाबॉलिज्म जो है मैसअप हुआ हुआ है। अब वो ये कहते हैं कि हम तो कुछ सूंघते हैं तो जो है बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब, क्लियर हो गया कि इससे मेटाबॉलिज्म आपका ख़राब हो सकता है। मुझे ये भी बताइए कि आपने अभी कहा कि ना ब्रेकफास्ट आपको जो है बादशाहों की तरह करना चाहिए। मुझे ये बताइए, जो लोग नाश्ता नहीं करते उन पे क्या असरात मुरतब होते हैं, स्टमक के हवाले से, स्किन के हवाले से, प्रॉपर सेहत के हवाले से? तो सुबह के वक्त
जब आप उठते हैं ना तो आपका जिस्म एक निचड़े हुए स्पंज की तरह होता है। आप जो कुछ भी उसको उस वक्त फ्यूल करते हैं, जो भी उसको ऐड करते हैं अपने जिस्म में, आपका जिस्म उसको एब्जॉर्ब करता है। तो ये जो भी लोग सुबह का नाश्ता नहीं करते हैं, मेरी 15 साल की रिसर्च है इन सारे लोगों के ऊपर, वो सुबह उठकर या तो ब्लैक टी पी लेंगे, कॉफ़ी पी लेंगे और चले जाएंगे काम पे, दौड़ेंगे और फिर उनके मैदे के मसले, गट हेल्थ के प्रॉब्लम्स उनको शुरू हो जाएंगे। उनको मैदे की तेज़ाबियत होती है क्योंकि उन्होंने एक लम्ब उठते के साथ ही उन्होंने एसिडिक सी चीज़ पी ली, ब्लैक टी पी ली, ब्लैक कॉफ़ी पी ली, भूखे पेट वो चल गए और वो हाई स्ट्रेस इन्वायरमेंट में निकल गए, अपने काम पे पहुंच गए और दौड़ में लग गए। अच्छा डॉक्टर मारिया, ये भी हमें ज़रा बताएं कि ये भी बड़ी डिबेट होती है कि कुछ लोग कहते हैं कि हमें उठते साथ ही भूख नहीं महसूस होती तो हम फौरी नहीं ब्रेकफास्ट कर सकते, कितने गैप के बाद करना चाहिए? और साथ ही ये भी बता दें कि आपने कहा बादशाहों की तरह नाश्ता होना चाहिए, तो फिर शाही ब्रेकफास्ट किस तरह का होना चाहिए? शाही ब्रेकफास्ट में फ्रूट्स लाजमी होने चाहिए। 3 से 4 पीसेस ऑफ फ्रूट का एक फ्रूट बाउल बनाएं। फिर उसके बाद आप उसमें नट्स ऐड करें, बादामों की एक पूरी मुट्ठी ऐड करें, चिया सीड, फ्लैक्स सीड्स, दही का एक मिक्सचर बना के उसको आप ऐड करें, एग्स ऐड करें, ब्राउन ब्रेड ऐड करें, चपाती ऐड करें और चाय ऐड करें। अब ये सारा कुछ जब आप खाएंगे तो आप जब फर्स्ट हाफ ऑफ द डे में अपना जो दिन का शुरू का हिस्सा है, जब उसमें आप हेल्दी अल्लाह की बनाई हुई चीज़ें ऐड करेंगे, बादशाहों का नाश्ते का मतलब ये नहीं है सिरी पाए खाने। अच्छा तो वो आपको और स्लो कर देगा। लाहौरी नाश्ते से जरा आपने दूर रहना है। एग्जैक्टली तले हुए जितने आप डीप तले हुए खाने आप इस्तेमाल करते हैं वो आपके अज़ा के लिए नहीं अच्छा, वो आपको स्लो करता है। आप देखेंगे हर ऐसा मील जो ज़्यादा मुरगन होता है उसके बाद हम थोड़े स्लो हो जाते हैं, तो वो तो आपको मील ही बता देता है उस वक़्त कि वो कोई ज़्यादा हेल्दी नहीं था, सेहतमंद नहीं था। अच्छा, आपने नाश्ते की बात की है, हमें रात के खाने से भी के हवाले से भी कुछ बताइए, क्योंकि अमूमन हमने देखा है लोग 10 बजे खा रहे होते हैं, 11 बजे खा रहे होते हैं और खा भी हैवी रहे होते हैं। तो एग्जैक्ट और बेस्ट टाइम क्या है रात के खाने का और खाने में क्या होना चाहिए? रूटीन को भी मद्देनजर रखें, अगर कोई जल्दी सोने वाला या लेट सोने वाला। एब्सोल्युटली। तो जैसे नाश्ता, अगर आप नाश्ता स्किप कर रहे हैं, अक्सर लोग क्या करते हैं, नाश्ता स्किप किया, लंच भी स्किप कर दिया कि हम काम कर रहे हैं, हम बिजी हैं, हमारे पास टाइम नहीं है, और वो रात को जाके वो हैवी मील खा लेते हैं। अब बात सारी ये है कि पूरा दिन गाड़ी चल रही थी आपकी और गाड़ी चल रही है। सवाल मेरा ये है कि रात को जब आप गाड़ी पार्क कर दिए घर में और उसको आपने हैवी, उसके अंदर ऑयल आपने लोड कर दिया है, तो जो रात को जो आप खाना खाते हैं वो तो स्टोर हुआ पड़ा है, वो तो कभी भी बॉडी इस्तेमाल नहीं करेगी। इसीलिए हैवी ब्रेकफास्ट, लंच भी ऐड करें और डिनर अपना सबसे लाइटेस्ट मील रखें। उसमें आप सालन खा सकते हैं, आप उसमें सैलड ऐड करें, सालन खाएं, मगर आप कोशिश करें कि आपके जो भी सालन बने हुए हैं वो कम से कम तेल में पके हुए हों। मारिया, ये बताएं रात में सैलड ली जा सकती है? क्योंकि कहा जाता है कि आपको दोपहर में लेनी चाहिए, रात को ये कोई ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं है और उल्टा इसका नुकसान हो सकता है, ये मिथ दुरुस्त है? ये मिथ बिल्कुल गलत है। उससे रात को अक्सर मेजॉरिटी देखें ना, अगर आप सैलड, कोई भी इंसान जब ना कोई कहता है ना अलग ही बनाई हुई चीज़ के ऊपर, अगर कोई इंसान कहना कि यार ये चीज़ इस वक्त नहीं, इस वक्त, और आप ना, अगर कोई भी इंसान अलग ही बनाई हुई चीज़ के अंदर कोई भी मसला निकालता है, वो बंदा बंदी खुद ठीक नहीं है। क्या बात, आपने एक बड़ी खूबसूरत बात और आपने बड़े अच्छे तरीके से डॉक्टर मारिया कॉन्सेप्ट्स जो है ना वो क्लियर किए हैं, और जो चीज़ें गलत तरीके से राइज हैं उनकी भी आपने निशानदेही की, उन्हें दुरुस्त किया। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, और बड़ी फ़ायदेमंद आपकी थी। तो इसके साथ ही प्रोग्राम में अब वक्त हो गया एक ब्रेक का। छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। प्रोग्राम में दोबारा से आपको खुशामदीद कहते हैं। नज़र डाल लेते हैं आलमी मंजरनामे पर, तो जहां हम देख रहे हैं बड़ी तब्दीली हुई है दुनिया में। अमरीका में इंतकाल इक़्तिदार का अमल मुकम्मल हो गया। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हल्फ उठा लिया। अमरीका के 47वें वो सदर बन चुके हैं और अमरीकी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स ने सदर ट्रंप से ओहदे का हल्फ लिया। वाशिंगटन डीसी में शदीद सर्दी के बायस 40 साल के बाद हल्फ बर्दारी की तकरीब इंडोर हुई। हल्फ बर्दारी की तकरीब में पाकिस्तान समेत दुनिया भर की अहम शख्सियात ने शिरकत की। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ओहदा संभालते ही बाइडन इंतजामिया के कई अहकामात उलट दिए हैं। हल्फ उठाने के बाद पहले ही दिन जो बाइडन के 80 से ज़्यादा एग्जेक्टिव ऑर्डर्स मंसूख कर दिए गए और कैपिटल हिल के मुजरिमों के लिए आम मुआफ़ी का ऐलान कर दिया। नौमुंतखब अमरीकी सदर ने तारीखी खिताब किया। सबसे पहले अमरीका का नारा बुलंद किया, अपने मुल्क और कौम को दुनिया भर में अजीम बनाने का ऐलान किया और कहा है कि अमरीका से सियासी इस्टेब्लिशमेंट का कब्जा ख़त्म करेंगे, मुल्क की सरहदों का तहफ़्फ़ुज़ हर कीमत पर यकीनी बनाएंगे और किसी को अमरीका से नाजायज़ फ़ायदा
उठाने नहीं देंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने जनूबी सरहदों पर इमरजेंसी नाफिज करने का ऐलान करते हुए कहा कि गैर कानूनी तारकीन को वापस भेजेंगे। इसी सिचुएशन पर डिस्कशन करने के लिए हमें ज्वाइन किया है अमरीकी डेमोक्रेटिक पार्टी के रहनुमा आगा मोहम्मद सालेह साहब ने। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। ये बताइएगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को अजीम तर बनाने का ऐलान किया है। उनका इब्तदाई खिताब यकीनन आपने भी सुना होगा। डोनाल्ड ट्रंप के तारीखी ऐलानात, सवाल ये पैदा होता है कि कितने काबिल अमल हैं और अमेरिका के लिए आगे चल के कितने मौसर साबित हो सकेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुरूद सलाम आका दो जहां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। देखिए, सदर ट्रंप ने जो अमेरिका में अवेकनिंग पैदा की है और एक कंजर्वेटिव अमेरिका की बुनियाद रखी है दोबारा से। आप सब ने देखा होगा उनका खिताब, और इस खिताब को जो उनकी कैंपेन का दौरानिया था उसमें वो एक एग्रेसिव टोन थी। यहाँ जो उनका गुफ्तगू का सलीका और अंदाज था, इसने मेरा ख्याल है कि पूरी दुनिया के लोगों को मुतासिर किया है। और ख़ास तौर पे एक चीज़ आपने महसूस की होगी कि जो गुज़िश्ता सदूर थे वो सब मौजूद थे, और मुताद्दिद मरतबा यानी काउंटलेस टाइम दे स्टूड अप, और स्टैंडिंग ओवेशन के साथ वो उनके हर उस जुमले पे ताली बजाते नजर आए। सिवाय इसके कि जब उन्होंने कहा अमेरिका, सिवाय जब उन्होंने ये कहा कि अमेरिका में सिर्फ 2 जेंडर्स हैं। ये पैगाम था उन कुव्वतों को जो पूरी दुनिया में एक फॉर लेफ्ट का एजेंडा, LGBTQI+ का एजेंडा जो फैला रहे थे, जिसको अमेरिका में बहुत मुश्किलात थी। और कंजर्वेटिव अमेरिका जो है, उसका जो लैंडस्केप है वो कंजर्वेटिव है, वो खुदा परस्त है, वो ईसाई हैं, और उन्होंने इसको बहुत वाज़ेह मैसेज दिया है। और इससे पहले उन्होंने ऐलान किया था कि अमेरिका में गे मैरिज जो है उसको वो सुप्रीम कोर्ट में रिवील करवाए। ये बहुत बड़ा कदम है उनका। बिल्कुल। आगा साहब, हमें इस हवाले से आगाह कीजिएगा कि ट्रंप ने कैपिटल हिल मामले में मुलव्वस फसादियों के लिए आम मुआफ़ी का ऐलान कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप के इस इक़दाम को अमरीकी कैसे देख रहे हैं और अमरीकियों के लिए कितना बड़ा काबिल कबूल अमल होगा? देखिए जी, कैपिटल हिल का वाक़या जो है, जिसे इंसरेक्शन कहा गया, जिसे बगावत कहा गया, और उसको एक रंग देने की कोशिश की गई, तो बहरहाल उसमें कोई ऐसी जो शवाहिद जो थे वो नहीं मिले, उसे एक पोर्ट्रे किया गया। और 2020 का जो इलेक्शन था वो मुतनाज़े इलेक्शन था, जिसको सदर ट्रंप ने 20 जनवरी 2020 के जो ओथ टेकिंग सेरेमनी थी 21 में, वो उसको एक्सेप्ट नहीं किया और ना उस तकरीब में शिरकत की। और डेफिनेटली वो लोग जो सदर ट्रंप के लिए वहाँ इकट्ठे हुए थे, उन्हें उकसाया गया और उन्हें जिस तरह से वो लीड किया गया, वो डेफिनेटली उसमें बहुत सारे ऐसे मसाइल थे और पूरे मुल्क में शिद्दत थी इस बात पे कि ये गलत हुआ है। बिल्कुल सही। आगा साहब, मेरा ख्याल है कि बहुत वेलकम पजीराई मिली है, माँ सिवाय उसके कि वो नाकदीन जिन्होंने वो सजाएं दी हैं वो इस पे क्रिटिसाइज करेंगे, लेकिन पॉपुलर लीडर और पॉपुलर लीडर के इक़दामात को चैलेंज करना अमेरिका जैसी रियासत में, मुल्क में बहुत मुश्किल है। सही। आगा साहब, ये बताइएगा कि पाकिस्तान के सीनियर सियासतदान मुशाहिद हुसैन सैयद ने डोनाल्ड ट्रंप की कामयाबी को खुशाइन करार दिया और कहा कि उनकी पॉलिसीज के असरात दुनिया के हर मुल्क पर होंगे। डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसियों के असरात ये समझाइएगा किस तरह से होंगे पूरी दुनिया के लिए, और खास तौर पर क्या पाकिस्तान इसमें शामिल होगा? देखिए, बहुत खुशाइंद होंगे, काश के पाकिस्तान इसमें शामिल होता। और मेरा ख्याल है कि कोई काबिल जिक्र पाकिस्तानी बशमूल मेरे के बावजूद, मेरे पास एक इन्विटेशन था, चूंकि मैं बीइंग ए डेमोक्रेट उनको 2016 में भी मैंने उन्हें सपोर्ट किया, 2020 में भी मैं उनका हिमायती था। इस दफा तो मैंने न्यूयॉर्क में रैलीज का इनेकाद किया, न्यूयॉर्क से 12% वोट पड़े, तो कोई मौजूद नहीं था। पाकिस्तान के हवाले से मैं जब बात करूं, कोई काबिल जिक्र शख्सियत पाकिस्तान की मौजूद नहीं थी, ना पाकिस्तान को सरकारी सतह पे कोई दावतनामा मिला। तो पाकिस्तान तो मेरा ख्याल है कि उस लिस्ट में शामिल ही नहीं है जहां पाकिस्तान की कोई अहमियत हो। इसके बरक्स चीन जैसा मुल्क जिस पे वो क्रिटिसाइज कर रहे थे, उनको दावतनामा भेजा गया। इंडिया जो उनका स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, उनको दावतनामा भेजा गया। तो ये हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है। और मैं तादाद मरतबा मुख्तलिफ चैनल्स पे ये बात कह चुका हूँ, हमारी फॉरेन पॉलिसी का कोलैटरल डैमेज है, यानी कलेक्टिव विजडम जो है वो प्रिवेल नहीं कर रही है। हमने वो ड्रॉ किए मेजर्स, और बहरहाल हमें एक नुकसान पहुंचा है और पहुंचने का अंदेशा है।
बिल्कुल ठीक। हमारे आगा पास साहब, पाक अमेरिका ताल्लुकात के हवाले से बात कर लेते हैं। बताइएगा, डोनाल्ड ट्रंप की वापसी पर पाक अमेरिका ताल्लुकात में क्या तब्दीलियां आ सकती हैं? देखिए जी, डोनाल्ड ट्रंप के आने से पहले आप बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ इकदाम ऐसे हैं जिसमें एक यू टर्न नजर आ रहा है। और वो यू टर्न क्या था कि कांग्रेस में 901 रेजोल्यूशन पास हुआ, आपके एक्सपर्ट्स जो डायस्पोरा है उसके साथ आपका ट्रस्ट डेफिसिट है, आपके यहाँ वो प्रोसेस नहीं है कि जिस प्रोसेस में आप अमेरिका को बकायदा उसका मुताला करें और उसको समझें कि अमेरिका का निजाम कैसा है, अमेरिका का फॉरेन ऑफिस कैसे एक्ट करता है। हमने वो काम नहीं किए। और उसके बाद सबसे बड़ा जो मेरे लिए तशवीश की बायस है कि हमारे पाकिस्तान कॉकस के जो चेयर पर्सन थे कांग्रेसमैन टॉम सवाजी, जो हमारे सैलाब के दिनों में पाकिस्तान में भी आए, वजीर आजम शहबाज शरीफ से भी मिले और फिर अपना आर्मी चीफ जनरल बाजवा से मिले, और उसके बाद चंद हफ्ते पहले वो एक पाकिस्तानियों के इज्तिमा में ISI को और फौज को वो तनकीद कर रहे थे। तो उनका यू टर्न, इसका मतलब ये हुआ कि अमेरिका के बिल्कुल ठीक है, हमें समझने की ज़रूरत है कि ये मतलब उनका दफ्तर खारजा जो है वो किस तरह से काम करता है और उनका क्या तरीक़ाकार है, इसको स्टडी करना बहुत ज़रूरी है, तभी हम अपनी पॉलिसीज़ को तरतीब दे सकते हैं। ये नुक्ता आपने बड़ा अहम उठाया। आगा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और जो सबसे अहम डोनाल्ड ट्रंप के खिताब में वो यही थी, और जो सबसे अच्छी भी थी, पॉजिटिव थी, कि दुनिया भर में जो लड़ाइयाँ चल रही हैं, जो जंगें चल रही हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने ये अहद किया है कि वो जनाब उन्हें ख़त्म कराएंगे। तो अब देखना ये है कि वो इसमें कितने कामयाब हो पाते। बिल्कुल। और नाजरीन, अभी वक्त है छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइए, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुनो पाकिस्तान। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं अहम सोशल इशू पर। नाज़रीन, आजकल की तेज़ रफ्तार ज़िंदगी में जहां घर को चलाने के लिए मियाँ बीवी दोनों काम करते हैं ताकि घर चल सके, घर का खर्चा निकल सके, वहीं पर मियाँ बीवी जो घर पर काम वालियाँ भी रखते हैं ताकि काम हो सकें घर के, लेकिन यही काम वालियाँ कभी कभी घर में फसाद भी डालती हैं या नहीं डालती। इस पर आज हम डिस्कशन करेंगे और इस वक्त हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, लाइफ कोच हैं मिसेस खान। मिसेस खान, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। आपको मैं रेफरेंस देना चाहूँगी मिसेस खान, सबा फैसल साहिबा का। मुझे बताइएगा क्या आप उनके इस बयान से इत्तफाक करती हैं? उनका कहना है कि हमारे घर में ये जो काम वालियाँ हैं, सबसे बड़ी फसाद की जड़ ये होती हैं, फसाद ये डालती हैं, लड़ाइयाँ ये करवाती हैं। आप इत्तफाक करती हैं? बिल्कुल, 200% बिल्कुल मैं एग्री करती हूँ। बिल्कुल मैं एग्री करती हूँ, क्योंकि ये लोग बड़ी इंट्रीगर्स होती हैं। इनको हमारी साइकी ये हमारी पढ़ती हैं। अच्छा। हमारी एक एक मूव को ये वॉच करती हैं और ये देखते हैं कि हम अपनी चीज़ें छुपा कर कहाँ रखते हैं। इनको सब मालूम होता है। ये सब पीछे आकर, ये सब झाड़ू पोछे के बहाने सब कुछ देख रही होती हैं। सब इनको पता होता है कि हम अपनी ज्वेलरी कहाँ रख रहे हैं, हम अपने पैसे आहिस्ता आहिस्ता, इनको सारा जब देर हो जाती है एक घर में कुछ अरसा काम करती हैं तो उनको पता होता है कि इनकी ख़ास चीज़ें कहाँ पड़ी हैं। वो आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा करके निकाल रही होती हैं, जो हमें पता भी नहीं चलता, क्योंकि हम अपनी लाइफ में इतने बिजी हो गए हैं। हम अपनी जॉब्स में अपने बच्चों को कम टाइम देते हैं, उसमें फिर बिजी हो जाते हैं। घर के ग्रोसरीज लाना, ये वो, जल्दी जल्दी फिर सुबह उठना, कपड़े इस्त्री करना, भागना दौड़ना, हमें अपनी चीज़ों का याद ही नहीं रहता। मुझे भी कि मैंने कोई चीज़ कहाँ रखी है। फिर मैं अपनी चीज़ें देख रही हूँ, या अल्लाह, ये मैंने अपना छोटा सा ज्वेलरी बॉक्स गोल्ड का कहाँ रखा था। मैं समझती उधर अलमारी में होगा, उसके अंदर होगा, उसके अंदर मैंने काफ़ी अरसा देखा ही नहीं। बस कभी कभार मैं देखती थी, मैं कहती थी अरे पता नहीं कहीं रखा ही होगा मैंने संभाल के। जब वो औरत चली गई तो पता चला कि वो तो पूरा डब्बा भी ले गए और जहाँ मैं पैसे सेविंग्स के डालती थी वो भी ले गई। अच्छा, वो भी ले गई। तो इतना आपको पता, हमें होश करनी चाहिए कि हम जिनको अपना, और वो काफ़ी मीठी बनती हैं। अच्छा। हमसे वो बहुत मीठी बनती हैं। अच्छा बाजी जी, ये भी कर दूं, ये भी लाएं, आपकी ज़रा सी टांगों की मालिश कर दूं, दबा दूं। बहुत मीठी, जो जितना मीठा बनेगा वो उतना अंदर से कड़वा और जहरीला होता है। फिर उसके अलावा आप ये देखें, मेरे मोहल्ले में एक ऐसा हो रहा था कि बस वो पता चल गया कि वो आदमी जो था
उसकी टांग कट गई थी, वो ज़रा बाहर बैठता था, ये वो शुगर पेशेंट था। वो जो हेल्पर रखा हुआ था, वो जो कि कॉन्स्टेंटली उसका पैम्पर बदलता था, उसको देखता था, उसने मियाँ बीवी को इतना डिस्टेंस कर दिया और इतनी उसकी बुराइयां। वो बेचारी जॉब करती थी, कैसे खर्चा पूरा करती, बच्ची थी, मियाँ अब बीमार हो चुका था, वो अब मिसेस खान इसी पहलू पे हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि मेड रखना जरूरी भी है, क्योंकि घर में आप मौजूद नहीं है, आपने घर का भी ख्याल रखना है, नहीं हो सकता, नहीं काम हो सकता मियाँ बीवी के लिए। तो इस तरह के फसादात से, लड़ाइयों से, कॉन्फ्लिक्ट से कैसे बचा जा सके? देखिए, कॉन्फ्लिक्ट से तो अगर आपकी जॉइंट फैमिली हो, आपकी देवरानी को, नंदों को इधर की बात सुन के उधर लगाना, उधर की बात सुन के इधर लगाना, तो हम भी इतने बेवकूफ़ नहीं हैं, तो हमें भी पता चल जाता है कि ये घर में कोई ना कोई इधर की उधर कर रहा है। तो हमें ज़रा थोड़ा सा केयरफुल होना चाहिए उनके सामने हर बात करने के लिए, और चुप रहो। अगर उसने कुछ कह दिया और उधर से आपको रिटेलिएट हो रहा है, आपको पता चल रहा है कि उधर से बॉम्ब शेलिंग हो रही है, तो आप ज़रा खामोश रहें, क्योंकि आपने अपना वक्त निकालना है। क्योंकि आपको पता है कि सास घर में तो मैनेज कर ही रही है और देखभाल कर रही है, वो वॉच डॉग्स होती हैं घर में, सारा कुछ देख रही होती हैं और इनके पीछे फिर रही होती हैं। उनको इतना पता होता है कि ये जो होती हैं, ये नंबर 1 चोरनियां भी होती हैं। अच्छा मिसेस खान, कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि ये फसाद डलवाना काम ही होता है। मिसेस खान, कुछ लोग ये भी कहते हैं ये सिर्फ कमरे तक ही महदूद नहीं है, बल्कि एक घर की कहानी दूसरे घर में भी जाती है, फिर दूसरे की तीसरे घर में जाती है। मुंह से निकली बात पर आई हुई। बिल्कुल। हाँ, लेकिन आप लोग बिल्कुल केयरफुल रहें और बिल्कुल इग्नोर करें, इनको इग्नोर करें। इतना नहीं कि अपने पास बिठाकर, और घर की औरतें भी तो इतनी पागल हैं। लेकिन मिसेस खान, इन्हें भी तो सारे हरबे आते हैं ना, ये भी आपकी बड़ी खवातीन की हमदर्द बन जाती हैं, और खवातीन भी फरते जज्बात में इनके साथ शेयरिंग कर लेती हैं घर की। उन्हें भी जरा खवातीन को भी कोई मैसेज दें कि किस तरह से इनसे बचा जा सके। अपने जज्बात को काबू रखें। हाँ, जब ये ज्यादा मीठी बन रही होती हैं, आप अपनी देवरानी की, सास की या नंदों की कोई बात कर रही होती हैं, डोंट डू दिस। इससे आप परहेज करें, घर की बातें इन तक ना पहुंचाएं आप। लेकिन वो घर के रहते हुए हर चीज़ को ऑब्जर्व करती हैं और वो हमसे ज़्यादा एक्सप्लॉइट करना चाहती हैं और करती हैं। लेकिन हमें डेफ एयर, गिव देम अ डेफ एयर, मतलब इनकी बातों को इतना मत सुनो और उनको एक शट अप कॉल दे दो। बिल्कुल ठीक, बड़ा पोलाइट तरीके से, बिल्कुल ऐसी बात बिल्कुल नहीं कहेंगे। ये तो हो गया ना मिसेस खान, रखने के बाद इन्हें किस तरह से ट्रीट करना है। जरा थोड़ा सा हम पीछे चलते हैं और ये देखते हैं कि जब आप इन्हें रख रहे होते हैं तो किन मयार पे आपको इन्हें देख लेना चाहिए, कौन सी ऐसी बुनियादी बातें हैं जो खवातीन को है वो ज़हन नशीन करनी चाहिए, इनसे पूछ लेनी चाहिए। इन शॉर्ट, इंटरव्यू कैसा लेना चाहिए? इंटरव्यू तो हम इतने परेशान होते हैं कि 90% इंटरव्यू लिया ही नहीं इतना जाता। एग्जैक्टली 90 to 95% नहीं, क्योंकि हम उस वक्त इतने डेस्परेट होते हैं कि वी आर लुकिंग एंड हंटिंग फॉर अ वुमन कि वो हमारा काम कर दे, हमारे बच्चों को ज़रा संभाल ले। सास बैठी हुई है तो बच्चे का पैम्पर, और बच्चा भाग दौड़ रहा है, अगर सास बूढ़ी है वो तो पीछे भागेगी नहीं ना। तो हमें उस वक्त एक औरत ऐसी चाहिए होती है जो कि बच्चे के पीछे पीछे जाए, लेकिन अंडर समबडीज सुपरविजन। ये तो बात होती है कि कोई बड़ा घर में होता है तो उसके होते हुए हम इनको रखते हैं, लेकिन ये हमें इस तरीके से एक्सप्लॉइट करती हैं और हमें इतना ये बेवकूफ़ बना देती है टाइम्स के हमारी खुद आंखों के आगे पर्दा डल जाता है। खुद इतनी मीठी बन के हमें बताती हैं, पता आपकी सास ने यूं कहा था आपके बारे में, आपके, और वो बेचारी हाइपर भी एट टाइम्स हो जाती है। उसको क्या पता कि क्या हो रहा था, उसको क्या पता कि सास ने किस लहजे में वो बात की, किस कॉन्टेक्स्ट में वो बात की होगी। तो ये चीज़ें मल्टीप्लाई होते होते घर में बहुत बर्बादी होती है, घर में बड़ी लड़ाई फसाद, और उस लड़ाई फसाद से वो उससे भी फेवर ले लेती होती है, वो उससे भी, अच्छा तुम मुझे और बताना, ये लो 150 रुपये और लो, वो उसी में खुश हो जाती हैं। हाँ, मैं तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन दूंगी, देखिए इस तरह तो ये करती हैं हमसे। लेकिन अक्लमंद औरत जो होगी ना, उनसे कहोगे हाँ भाई हमारे घर में, और हर घर में सब कुछ ना कुछ तो होता ही है, तो हमारे घर में ये होता है, लेकिन तुम मुझे आइंदा मत बताना। जरा सा ये शट अप कॉल देंगी। मिसेस खान, आपकी एक बात बहुत ही बेहतरीन थी जो आपने आगाज में की, कि अगर कोई काम वाली आपके साथ इतनी मीठी बन रही हो ना, तो आप समझ लें उसके अंदर जहर है, या वो कुछ ना कुछ किसी ताक के अंदर है
कॉन्फ्लिक्ट कराने के हवाले से। बहुत शुक्रिया मिसेस खान, आपकी मौजूदगी का हमेशा ही आपके साथ बात करके बहुत ही है, और सोशल इश्यूज को बड़े बेहतरीन अंदाज में ये टैकल करती हैं, डील करती हैं और हमें मशवरे देती हैं। तो ये आज का हमारा प्रोग्राम था। उम्मीद आपको पसंद आया होगा। अपने फीडबैक से जरूर आगाह कीजिएगा, क्योंकि आपका फीडबैक बहुत खास है, हमें मालूम होता है क्या आपको अच्छा लगा और क्या आप मजीद देखना चाहते हैं। कल दोबारा हम आपकी खिदमत में जनाब हाजिर होंगे अपने नए शो के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।